फिटनेस के पैरोकार, बहुत कमाल के पिता, बहुत कमाल के दोस्त, गेस्ट इन द न्यूज रूम में ऐसे सुनील शेट्टी साहब। मैंने कहा था अंजलि मैं तुम्हें भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, लेकिन इतने वर्जन है और वो कन्विंस्ड है कि वो वही वर्जन राइट है। जैसे लोग कहते हैं अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। ये अन्ना नाम के पीछे की क्या कहानी है? बाबा ने पिकअप कर लिया कि अन्ना परफेक्ट है, तू लेक्चर देते रहता है मुझे हमेशा, तो अन्ना यानी बड़ा भाई, मैं बड़ा भाई नहीं हूँ, तू ही बड़ा भाई है। उसके बाद अमित जी ने पकड़ लिया, और अमित जी जब बोलते तो अन्ना, तो पूरे अभी ऐसे लगता है कि मैं कभी कभी खुद अपने आप को अन्ना बुला लेता हूँ। पिताजी का शुरुआती दौर कैसा था? बड़ी मुश्किलें थी? आज भी जब मैं बच्चों को देखता हूँ आई गेट डिस्टर्ब्ड, क्योंकि हर बार उन्हीं का याद आता है कि यू नो ही डिड दिस एट 9, तो कैसा रहा होगा वो जर्नी। किचन में गए, डिश वॉशिंग के बाद वो मनी में सर्विंग के लिए आए, फिर उन्हें बाहर डाला गया एज अ वेटर के बाद वो हेड वेटर बने, फिर मैनेजर बने। उसके बाद उनसे उन्होंने 3 रेस्टोरेंट्स खरीदे। आई थिंक आफ्टर द 10th ग्रेड में पिताजी के साथ काम भी कर रहा था और पढ़ाई भी साथ साथ कर रहा था। इनिशियली ऑफ कोर्स साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, तो इडली वड़ा था, तो सिर्फ घर चल जाता था, उतनी शायद रेवेन्यू थी। द डे मॉम डाइड, यू नो इट ऑलवेज हैपेंस, ओके क्या क्या है, इवन हर ओन ज्वेलरी, देयर वाज नथिंग, शी हैड सोल्ड एवरीथिंग फॉर द चिल्ड्रन। I was a big fan of Bruce Lee. So I joined martial arts, Sensei Parvez Mistry. How old were you? 15 साल की उम्र में शायद इंडो-टिबेटन बॉर्डर पुलिस आते, तो उनको मैं ट्रेन किया करता था। 15 साल का लड़का ITBP के जवानों को ट्रेन कर रहा है? Absolutely. वाह। तो अगर आप 5:30 बजे ट्रेन करते हैं तो समय से सो जाते होंगे बहुत? 10 साढ़े 10 बजे। इसलिए अजय देवगन बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में दो दूध वाले हैं, एक अक्षय कुमार, एक सुनील शेट्टी। आप लोगों की दोस्ती के बड़े किस्से चलते हैं। मीडिया में तो बहुत कुछ कहा गया, फिल्मी मैगजीन्स ने ऐसा कर दिया कि ये दोनों राइवल हैं, बहुत हैं। एक दूसरे को डेली फोन नहीं करेंगे, लेकिन कम एनीथिंग एंड वी आर देयर फॉर ईच अदर एंड गारंटेड, वो है ही। तो आप अपनी और सलमान सर के बारे में जो आपकी मतलब जो संबंध है आपस, उसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए सलमान के बारे में ना मोस्ट मिसअंडरस्टूड ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट आई विल से। आपके दोस्त कहते हैं आपने ऐसे क्रिकेट मैनिफेस्ट किया कि KL राहुल घर आ गए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने कहा था यार बहुत अच्छा लड़का है ये, तो मैनिफेस्ट तो किया ही होगा मैंने। फिर एक तस्वीर हमको भाई साहब नजर आती है, देखा हिंदुस्तान के कितने बड़े आर्किटेक्ट हैं साहब, कादरी साहब, उनकी लड़की। हाँ, कैसे बनाया? सिस्टर के थ्रू, माना की सिस्टर। पुराना फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला वर्क्स द बेस्ट। और मुझे पता था कि शी लाइक्ड बाइक्स, तो कहीं ना कहीं कन्विंस करके मैं बाइक की बात करने लगा। मेरी बुलेट थी नहीं, तो मैंने दोस्त को कहा था कि यार ये तू एक बुलेट मैनेज कर ले, तो बोला ठीक है। जब नीचे देखा तो वो एक नई होंडा थी, तो बोले ये गड़बड़ हो गई, लेफ्ट राइट का चक्कर था, स्टार्ट होगी गाड़ी, और फिर गियर चेंज कर रहा तो झटका दे रहा है, तो शी थिंक्स आई एम डूइंग दैट, शी कैन कम क्लोजर टू मी। आज भी आर्ग्यूमेंट यही होता है, शी सेज नो, आप जानबूझ के। क्या अपडेट है हमारे पास हेरा फेरी के सीक्वल का? अभी भी हमने शूटिंग की थी प्रोमो की, हेरा फेरी 3 की। क्या प्रोमो भी शूट हो गया था? हाँ। That's why I'm in a state of shock जब परेश जी ने। Brought to you by Sonata, Sensodyne K, Candid and American Pistachios. आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये 90 के दशक की बात है। शहर था ब्रह्मांड का केंद्र कानपुर, और हम पढ़ रहे थे 10वीं में। तो 9वीं 10वीं की पढ़ाई के दौरान घर वालों का पूरा जोर होता था कि बेटा पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो। हमारे घर के पास एक सिनेमा हॉल था, नाम था न्यू बसंत टॉकीज़। एक ज़माने में बड़ा जलवा था उस सिनेमा घर का, और आलम यह था कि रात में हम छतों पर सोते थे तो सिनेमा घर से आवाज़ आती थी।
पर हमें तो दूरदर्शन की फिल्में देखने की भी इजाज़त नहीं थी। मैथ्स के रजिस्टर के पिछले पन्ने पर उन फिल्मों के नाम लिखा करते थे, एक किस्म के प्रतिशोध के अंदाज में कि जब बड़े हो जाएंगे, अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे, तब एक एक करके ये सारी फिल्में देखेंगे। फिल्में देखेंगे, मन भर मिठाई खाएंगे, मन भर चॉकलेट खाएंगे, पानी की जगह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, आदि इत्यादि। बहरहाल रात का वक्त और सिनेमा घर से आवाज़ आती थी और हम सोचते थे कि क्या हम कभी इतने बड़े हो जाएंगे कि सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखेंगे। फिर एक रोज़ उस सिनेमा घर में एक फिल्म लगी। हम लोग अपनी बुआ जी के पास रह के पढ़ाई करते थे। बुआ जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला, नित्य भागवत का अध्ययन करने वाली। हमने उनसे कहा कि सिनेमा घर में एक फिल्म लगी है, उसका नाम है कृष्णा। बुआ जी हमारी कृष्ण की भक्त थी, इससे ज़्यादा उन्होंने पूछा नहीं और ये अनुमान लगा लिया कि ये कोई भगवत कृपा और भगवत भक्ति की फिल्म होगी और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। हम गए, फिल्म देख कर आए और उसके बाद से जब भी हमारी पिटाई होती थी पढ़ाई में गड़बड़ करने के चलते या किसी और शैतानी के चलते, तो हमें उस फिल्म का नायक याद आता था जो कहता था कि सेठ तुमने मेरे बारे में सब पता लगा लिया, पर यह पता नहीं लगाया कि तुम मुझे पीटते पीटते थक जाओगे, पर मैं पिटते पिटते नहीं थकूंगा। ये जिंदगी में जादू के पुख्ता होने की शुरुआत थी। कुछ एक बरस पहले घर वालों को धप्पा बोल के राजा बाबू फिल्म देखी थी, पर तब किशोर वय के हुए नहीं थे। कृष्णा फिल्म ने उस जादू को पुख्ता कर दिया। समझने वाले समझ गए होंगे कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान कौन हैं। आज के हमारे मेहमान हैं वो जिन्हें सब प्यार से और अधिकार से, और ये दूसरी बात ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत हक से अन्ना कहते हैं, बड़ा भाई कहते हैं, ऐसे सुनील शेट्टी साहब। आप सुनील शेट्टी जी को जानते होंगे उनकी फिल्मों की वजह से। जो सिलसिला शुरू हुआ बलवान से, वो सीन कौन भूल सकता है कि साहब डैनी जैसा तगड़ा और महा खतरनाक विलन अमिताभ बच्चन को भी जिससे लड़ने में आ जाते थे पसीने, और ये एक नई उम्र का लड़का आया है सेंडो बनियान जिसके डोलों शोलों को और भारी भरकम छाती को संभाल नहीं पा रही है और वो डैनी को हवा में उठा लेता है। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। हमको लगा कि ये एक्शन हीरो है, भरपूर मार देने के लिए ही पैदा हुआ है इस धरती पर। लेकिन इन सब के बीच हेरा फेरी आई और हमने देखा कि बाबू भैया और श्याम से ज़्यादा मासूमियत का रखवाला तो धरती पर कोई है ही नहीं। उसके पहले भैरव सिंह भी हमारी ज़िंदगी में आ चुके थे बॉर्डर के, जिन्होंने हमें बताया कि हम और आप ये जो आज़ाद सांस लेते हैं ये इसलिए है क्योंकि मुल्क की सीमाओं पर कोई पहरेदारी कर रहा है। हम में से कितने हैं जिन्होंने तो चलूं पर आंसू बहाए और संदेशे आते हैं को गुनगुनाया, पर आपको इसके पीछे की कहानियां शायद कम पता होंगी। 40-50 डिग्री का तापमान, बीकानेर की शूटिंग, या फिल्म की रिलीज़ के 2 बरस बाद जब अन्ना जाते हैं कारगिल युद्ध के दौरान एक बेस कैंप पर और जंग में अपना हाथ गंवा चुका नीम बेहोशी की हालत में लेटा हुआ सिपाही उन्हें देखते ही सबसे पहले ये गाना गाता है। हम फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी को तो जानते हैं, पर इंसान सुनील शेट्टी को जानना थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प है। यकीन ना हो तो 150 से ज़्यादा उन नेपाली लड़कियों से पूछिए जिन्हें कमाठीपुरा में सेक्स वर्क में धकेल दिया गया था, रेस्क्यू किया गया और बिना पैसों की परवाह किए सुनील शेट्टी और उनके परिवार ने, उनके संस्थान ने उन्हें वापस घर भेजा। यकीन ना हो तो गर्व से भरे हुए वीरप्पा शेट्टी साहब की रूह से पूछिए जो जब इस दुनिया से रवाना हुए होंगे तो कितने सुकून के साथ कि बेटे ने नाम कमाया, पैसा कमाया, वो सब ठीक है, पर वो पारिवारिक मूल्य नहीं भूला जो उसके पिता ने उसको दिए थे। और वो मूल्य क्या थे कि भले ही चावल की बोरी में सोना पड़े लेकिन बेईमानी नहीं करनी है, मेहनत करनी है। और इतनी मेहनत करनी है कि जिस रेस्टोरेंट में 4 बार के फेरे में एक मेज साफ कर पाते थे उसी रेस्टोरेंट को खरीदना है, और खरीदने के बाद भी गुरूर नहीं पालना है। अपने बच्चे को भी 14-15 साल की उम्र में उसी रेस्टोरेंट में काम करने भेजना है, बाकी वर्कर्स के साथ एक एक मेज़, एक एक कुर्सी, एक एक पंखे के तेल की सफाई करनी है। एक बाप अपने बेटे को क्या सिखा सकता है? खुददारी सिखा सकता है, मेहनत सिखा सकता है और सिखा सकता है साहस, कि गलत फिर भी बर्दाश्त नहीं करना है, विनम्र रहना है। कोई कस्टमर नशे में गाली दे रहा है तो कार तक छोड़ना है, लेकिन किसी का गलत बर्दाश्त नहीं करना है। सब कुछ बंद करके गांव चला जाऊंगा पर गलत को नहीं सहूंगा। और शायद
यही खुददारी है जो अन्ना को ज़रूरी गुस्सा भी देती है, वरना कितनों की हिम्मत होगी। फिल्मी पर्दे के हीरो हैं तो ठीक है कि सामने से अंडरवर्ल्ड का फ़ोन करे और इधर से धारा प्रवाह AK-47 की गोलियों की रफ्तार सी गालियां रिलीज की जाएं, पुलिस वाले माथा पीट लें। भैया तुम हमारे ITBP के ट्रेनर थे, महाराष्ट्र पुलिस के ट्रेनर थे, अच्छी बात है, बाली उम्र में थे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अंडरवर्ल्ड वालों को कौन गाली देता है? अन्ना देते हैं, लेकिन सिर्फ गालियां नहीं, बेशुमार प्यार बरपाते हैं उन सब पर जो इनके परिवार के करीब हैं। और इसीलिए बड़े फक्र से कहते हैं, मुझे नहीं पता मैंने कितनी दौलत कमाई, कितनी शोहरत कमाई, लेकिन मैंने दोस्त कमाए हैं। और ये वो कमाई है जो किसी सेंसेक्स, किसी बाजार, किसी मुद्रा के नियम के तहत नहीं आती है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान फिटनेस के पैरोकार, एक आदर्श पुत्र, और ये इनके परिचय की पहली पंक्ति होनी चाहिए, बहुत कमाल के पिता, बहुत कमाल के दोस्त, बहुत कमाल के अभिभावक, कमाल के कोवर्कर। मैं जितनी तारीफ करूं देवियों और सज्जनों उतनी कम है। और ऐसे इंसान जो इतने बल के बावजूद, इतनी शक्ति के बावजूद अपनों के जिक्र पर आंखें नम करने का बेहद ज़रूरी मानवीय शऊर नहीं भूले हैं, ऐसे सुनील शेट्टी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसी इंट्रोडक्शन कभी हुई नहीं है मेरी, और क्या कहूँ मैं, थैंक यू। SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। थैंक यू। मतलब हम लोग जब पहली बार एयरपोर्ट पर मिले थे, तब जो जिक्र हुआ पिता का, परिवार का, और फिर मैं जब हमारी टीम, ये गजेंद्र सिंह और उनके साथियों की रिसर्च पढ़ रहा था, क्या कमाल की परवरिश आपकी। मैं वो मंजर सोच रहा हूँ कि आप शूटिंग के लिए गए हैं, आपकी पत्नी जो उन दिनों आपकी गर्लफ्रेंड थी, माना कादरी, जानी मानी डिज़ाइनर, वो आपको छोड़ने आई, फिर वो घर नहीं पहुंची, आप परेशान हो रहे हैं, फिर आप अपने घर फ़ोन कर रहे हैं जी। ज़रा वो किस्सा बताइए, क्योंकि उसके ज़रिए हमें आपके पिता और परवरिश के बारे में बहुत जानने को मिला। 8 साल हो चुके थे, एक दूसरे को देख रहे थे मानो और मैं, लेकिन माँ पिता टोटली अगेंस्ट थे कि कादरी की बेटी और हम कहाँ के छोटे से गांव, और ये होगा ही नहीं, ये मिलन हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी मम्मी और डैडी से यही कहा था कि शादी करूँगा तो इससे करूँगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ना करूँ और किसी और से करूँ, वो मैं कभी नहीं करूँगा, कि 3 जिंदगियाँ बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। मम्मी कोई और लड़की तलाश रही थी? हाँ, नेचुरली परिवार से और रिलेटिव्स में, और यही प्रेशर था, तो मैंने ना कहा था। फिर मुझे मौका मिला, आरजू जो मेरी पहली पिक्चर थी, कभी रिलीज ही नहीं हुई जी, वो एक अलग कहानी थी, उसके लिए हम प्रोड्यूसर को प्यार हो गया था। आउटडोर के लिए गए थे, तो माना ने कहा कि मैं एयरपोर्ट आना चाहती हूँ, तो मैंने कहा हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मम्मी थी अमेरिका में, कि पिताजी एयरपोर्ट आएंगे छोड़ने। पहली पिक्चर, बहुत ही सिंपल इंसान, तो बोले मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। और वैसे कभी पहले हुआ नहीं, अभी माना को मैंने हाँ कह दिया था, तो माना एयरपोर्ट पहुँच रही थी और पिताजी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए। और मोबाइल तब होते नहीं थे? नहीं होता था। तो मैं गया एयरपोर्ट, पिताजी से मिला, बोला ठीक हूँ। मेरी नज़र बार बार उस तरह जा रही थी, तो उन्होंने माना को देखा और बोले मिल के आ जाओ। फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे माना के बारे में बात की, या किसी मेरे लव लाइफ के बारे में इवन उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि माँ हमेशा बात करती थी। तो मैं गया, माना से मिला, आई सेड आई विल सी यू, और सुबह का फ्लाइट था, तो मैं चला गया। अब बैंगलोर पहुंचा, बैंगलोर में फ़ोन नहीं था, तो ऊटी की तरफ हम बढ़े, 3-4 घंटे का रास्ता। वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ पहुंचा और मुझे टेंशन था कि अब इन दोनों के बीच हो क्या गया। पिताजी का गुस्सा भी मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं बोला होगा क्या, तो मैंने घर फ़ोन किया, घर में किसी ने उठाया नहीं, तो मैंने माना के घर फ़ोन किया। माना के मम्मी ने उठाया और कहा कि वो तो तुम्हें छोड़ने गई थी और उसके बाद आई ही नहीं। मैं बोला माँ 8-10 घंटे हो गए, कहाँ गई? आई डोंट नो, और फ़ोन भी नहीं किया उसने, बट कुछ होता तो फ़ोन करती। 1 घंटे बाद मैंने दोबारा फ़ोन की तो नहीं उठाई, तो मैं नर्वस हो गया।
मैंने दोबारा अपने घर पे फ़ोन किया, बोले शाम का वक्त था, अभी रात का वक्त हो गया था। घर फ़ोन किया तो माना नहीं उठाया, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने कौन सा नंबर घुमाया था। तो मैंने माना से कहा कि आई बीन कॉलिंग यू, वेयर द हेल आर यू? आई कॉल्ड होम ऑल्सो, थैंक गॉड यू रीच्ड होम। शी सेड आई हैवंट गॉन एनीवेयर एल्स, आई हैव बीन एट होम ओनली। आई सेड व्हाट होम, वेयर आर यू? वो कंफ्यूजन था मुझे। तो मैंने कहा आई एम एट होम, योर हाउस। तो मुझे तो एक शॉक लगा। मैंने कहा माई हाउस मीन्स व्हाट? शी सेइंग जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा और आप निकल गए, डैड कॉल्ड मी और गाड़ी में बिठा दिया। और सुबह से कोई भी 8-9 o'clock इन द मॉर्निंग 12 घंटे हुए मैं पिताजी के साथ ही बैठी हूँ। और कम्युनिकेशन का गैप भी इतना, क्योंकि माना कि हिंदी ठीक ठीक थी, जैसे हमारी हिंदी होती है, और अब पिताजी अंग्रेजी बोल नहीं पाते, पिताजी की भी हिंदी ठीक ठीक, लेकिन उन दोनों ने कम्युनिकेट किया। और वो कम्युनिकेशन लास्ट ब्रेथ तक उनके लिए बेटे से ज़्यादा फेवरेट थी माना। जब उन्हें ये हुआ, पैरालिसिस हुआ, तो बोल नहीं पाते थे। 2013 या बोल नहीं पाते थे, लेकिन माना कुछ भी चाहिए तो माना, दवाई चाहिए तो माना, सर में दर्द है तो माना, खाना हो तो माना। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया था, इट वॉज अनबिलीवेबल। और उसके बाद आई नेवर लुक बैक। जैसे मैं वापस आया तो कहा कि देखो तुम अभी फिल्मों में जा चुके हो और शी इज़ वेटेड फॉर यू। 8 साल उसने वेट किए, शादी जल्द होनी चाहिए वरना फिल्में छोड़ दो। तो इमीजिएटली शादी हुई और उसके बाद शी लिव्ड एट होम। हमेशा घर में ही रहे, हम एक घर में ही रहे। क्योंकि मैंने हमेशा चाहा कि मैं कभी नहीं चाहता था कि उनको छोड़ के मैं अलग रहूं, और ना ही माना चाहती थी, जबकि डिफ़िकल्ट था क्योंकि अलग कल्चर, अलग सब कुछ। बट नो, शी स्टेड होम एंड वैसा ही रहा टिल द लास्ट डे, जब when we lost him. We'll come back to this point. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप हमें मुल्की ले चलें। जी, मुल्की टू मुंबई आएंगे। जी, आई थिंक मुल्की पैदाइश है, मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि इसलिए है क्योंकि मम्मी डिलीवरी के लिए वहाँ गई थी। और मैंगलोरियन रीजन, मैंगलोर, साउथ ऑफ कर्नाटका। तुलु स्पीकिंग। देवी माँ का गढ़, दुर्गा परमेश्वर माँ और हमारे नागस्थान, वो एक ही जगह, वो एक ही टेम्पल है। हम सेक्युलर अपने आप को पहले से करते आ रहे, इसीलिए क्योंकि वो टेम्पल की स्थापना हुई थी, एक मुस्लिम परिवार ने उस टेम्पल की स्थापना की थी। और आज भी हर साल जब देवी एक ही बार निकलती है मंदिर से और अपने बैक वाटर्स में जाती है नहाने के लिए, जो रथ द्वारा सारे गांव वाले इकट्ठा होकर देवी माँ को लेके जाते हैं। तो पहले घर जहाँ देवी माँ जाती है वो वही उसी फैमिली के घर में जाते हैं जहाँ उनकी पूजा होती है, पहली पूजा होती है। वो घर वाले पूजा करते हैं और वहाँ से देवी माँ निकल कर स्नान करके जब वापस आते हैं तो हमारे घर में, हमारे कट्टे यानी नाग का स्थान में उनकी वहाँ पूजा होती है। और लास्ट पूजा के बाद देवी माँ अंदर चली जाती है। तो आई कम फ्रॉम दिस लिटिल प्लेस। मेरी डिलीवरी वहाँ हुई थी और डिलीवरी ऐसे हुई थी कि माँ घर से भी निकल नहीं पाई, मैं घर में ही पैदा हो गया था। तो दाई माँ और बाकी लोगों की मदद से। सो आई कम फ्रॉम दैट। आई थिंक 10वीं तक छुट्टियाँ का मतलब था मैंगलोर और मुल्की जाना, और मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ थे। तो मैं उनसे भी बहुत अटैच था। निकलते निकलते रो पड़ता था। और जब ग्रैंड माँ बोलती थी नहीं तुम्हें जाना है, ऐसे फिर जाना है तो मुझे बुलाते क्यों हो तुम, मुझे रहना यही है। तो वही मेरी अपब्रिंगिंग थी। इसीलिए हमेशा यही होता था कि पूजा पाठ, कल्चर, रिलीजन, अपने इर्द गिर्द के बच्चे, गांव के बच्चे, जब हम जाते थे तो हम वहाँ पर लीडर्स थे। हाँ। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, थोड़ी बहुत कपड़े ढंग के पहनते थे, तो हम वहाँ लीडर्स होते थे उनके। तो मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम्स। और यही मैं बच्चों को भी हमेशा कहता हूँ कि इससे कनेक्टेड रहना और रूटेड रहना बहुत ज़रूरी। आज भी
मार्च अप्रैल महीने में जब मंदिर की पूजा होती है, देवी माँ की पूजा होती है, तब हमारे स्पिरिट्स जो स्पिरिट होम्स की हम पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। कांतारा फिल्म में जो हमने देखा वो जी वही तो वो जो पूजा होते हैं हमारे घरों में, उसके लिए आज नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि आई हैव मिस्ड दोज फ्यू डेज इन माई लाइफ। मैं कहीं भी शूटिंग करता रहूँगा, ये गैप मुझे लेना ही लेना है, वरना मैं फिल्म भी छोड़ दूँगा। लेकिन इस दौरान हम सभी एक घर में से एक, तो हर परिवार में से, हमारे पूरे खानदान में हर घर में से कोई ना कोई उस पूजा के लिए के दौरान रहता ही है। एंड वी आर 30-40 और प्लस पीपल स्टेइंग इन अ 3-bedroom हाउस। लाइन लगा के ज़मीन पे बेडिंग लगाया जाता है और हम सोते हैं, और आज भी वही ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं टू दिस वेरी डे, एज ऑन लास्ट अप्रैल ऑल्सो। इंटरेस्टिंग। That's the power of the statue. आपके पिताजी, हमने माताजी की बात की, उनके घर की, पिताजी का शुरुआती दौर कैसा था? बड़ी मुश्किलें थी? जी 3 सिबलिंग थे। आई थिंक उनके पिता बहुत ही यंग एज में गुजर गए थे, शायद ही was 3 or 4 years old। तो 9 साल की उम्र में कुछ था नहीं, तो मैंगलोर से भागकर बम्बई आए थे। मुंबई में उन दिनों हमारे शेटी के 1-2 रेस्टोरेंट थे जो वहाँ से निकल के यहाँ आए थे, तो उन्हें मौका मिला वहाँ जाकर काम मांगने का, और उन्हें आई थिंक 9 साल की उम्र में नौकरी मिल गई थी एज ए क्लीनर बॉय। 9 साल की उम्र में। इसलिए आज भी जब मैं बच्चों को देखता हूँ आई गेट डिस्टर्ब्ड, क्योंकि हर बार उन्हीं का याद आता है कि ही डिड दिस एट 9। तो कैसा रहा होगा वो जर्नी। तो उनकी जर्नी भी बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि फ्रॉम अ क्लीनर, वो अंदर मन्नी बोलते थे हम, जहाँ हमारी सर्विस होती थी खाने का, तो वहाँ पर किचन में गए, डिश वॉशिंग के बाद वो मन्नी में सर्विंग के लिए आए, फिर उन्हें बाहर डाला गया एज अ वेटर के बाद वो हेड वेटर बने, फिर मैनेजर बने। और जब उनके ओनर चाहते थे कि कि ये रेस्टोरेंट मैं किसी को चलाने दूं, तो उन्हें चलाने भी दिया उन्होंने। और उनके मालिक के 3 एस्टैब्लिशमेंट थे, तीनों एस्टैब्लिशमेंट में उन्होंने काम किया एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइज़र, या जब उन्होंने पहला शुरू किया था उसके लिए। उसके बाद उनसे उन्होंने 3 रेस्टोरेंट्स खरीदे, एंड ही बिकेम द ओनर ऑफ दोज 3 जॉइंट। 0 हिंदी, 0 इंग्लिश, अनएडुकेटेड, 9 साल की उम्र में भाग के निकलना मतलब ही वो था। लेकिन when he passed away, शायद इतने एडुकेटेड थे, कन्नड़ा फ्लुएंटली पढ़ लेते थे और पेपर का चप्पा मार लेते थे। इंग्लिश फिर भी झांक के देख के समझ जाते थे कि क्या लिखा गया है। एंड ही वॉज हाईली एडुकेटेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उनका नॉलेज था, जनरल नॉलेज ऐसा था, इट वॉज अनबिलीवेबल। वोरेशियस रीडर थे वो। दुनिया पढ़ी थी एग्जैक्टली। वो रेस्टोरेंट अभी भी चलते हैं? तीनों जगहें हैं, रेस्टोरेंट्स नहीं है अभी, लेकिन ऑफिसेज है, और 1-2 हमने जो रेंट पे दिया वो है, लेकिन एक जो उनका मेन है वहाँ हमारी फैमिली ऑफिस है आज भी। इंटरेस्टिंग। तो आपने पढ़ाई लिखाई जब की, तो उसके बाद आप कब से काम करना शुरू कर रहे थे? आई थिंक मेरी शुरुआत आफ्टर द 10th grade मैं पिताजी के साथ काम भी कर रहा था और पढ़ाई भी साथ कर रहा था। तो बीकॉम करने के बाद मैं होटल मैनेजमेंट करने गया, फिर कुछ यूनियन की ट्रबल हो गई, तो 1-1.5 साल के बाद ही मैं वहाँ से आई कुडंट फिनिश माय होटल मैनेजमेंट। कहाँ पे पढ़ रहे थे आप? मुंबई में। तो हमेशा डैड के साथ रहा, और हमेशा इसलिए वो आदत, मेहनत की वो आदत इसीलिए लग गई। नो ईगो, कस्टमर हमेशा आती थी, देखो बाबा कस्टमर हमेशा। कैसे कस्टमर आते थे जो आपको याद हो बड़े ऊट-पटांग से कुछ? आई थिंक इनिशियली ऑफ कोर्स साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, तो इडली वड़ा था, तो छोटी बिलिंग ही बहुत छोटी होती थी, और सिर्फ घर चल जाता था, उतनी शायद रेवेन्यू थी। उसके बाद जब बार बना, तो बार में तो ऑफ कोर्स ऊट-पटांग लोग ही आते थे,
क्योंकि बहुत सारे कम बास थे वहाँ पर। लेकिन जैसे कि आपने भी कहा और पिताजी भी हमेशा कहते थे कस्टमर्स ऑलवेज राइट। इतने इसी एरिया के कस्टमर आएंगे आपके पास, बाकी दूर दूर से नहीं आएंगे, क्योंकि छोटी सी जगह थी। तो किस keep एरिया them में थे happy। मुंबई में? लैमिंगटन रोड, जहाँ अप्सरा और मिनरवा टॉप थिएटर्स थे। जी, जी। तो हमारे बिजनेस ही था कि थिएटर्स का ओवरफ्लो जो था वो हमारे पास आते थे। दूसरा था सेंट्रल एरिया में, उसके बाजू में सेंट्रल सिनेमा था। तो दोनों रेस्टोरेंट्स के बाजू में मेजर थिएटर्स थे। तो मेरा थिएटर आना जाने का मतलब ये था कि जब चाहे अंदर चला जाऊं और जब चाहे बाहर आ जाऊं। तो मेरी अपब्रिंगिंग वैसे ही हुई। तो वो जो फिल्मों का शौक नहीं कह सकता, लेकिन अवेयरनेस और नॉलेज फिल्मों का था, तो तब से था। कौन सी पहली फिल्म आपने देखी सिनेमा हॉल में जो आपको बड़ा कमाल की लगी हो? आई थिंक पहली पिक्चर शायद इनिशियल डेज में जब मैं रेस्टोरेंट जाने लग गया था, नूरी पिक्चर थी यश जी की, और पूनम ढिल्लों वाली, फारूक जी, और प्रीमियर था तब, क्योंकि ये दोनों थिएटर्स बहुत बड़े मिनरवा और अप्सरा तब कहते थे तबेले हैं, क्योंकि 1400 सीट्स रहा करते थे, 1200-1400। तो इट वाज दे वर मैसिव। और वहाँ मैंने अपना पहला एक्सपीरियंस लिया था फ्रॉम अ प्रीमियर पर्सपेक्टिव, कि ये स्टारडम क्या होता है और तामझाम क्या होती है। हीरो हीरोइन आए थे। एब्सोल्युटली हर फ्राइडे कोई ना कोई आता था जब बड़ी फिल्में रिलीज होती थी। शोले, तो मेरी पहली मुलाकात अमित जी से हो या किसी से हो, इन द सेंस दूर से ऑफ कोर्स, लेकिन उनका देखना। आपने शोले का प्रीमियर देखा है? हाँ, शोले का प्रीमियर देखा हुआ मैंने, या। और उसके बाद हर 2 सीन और 2 शो के बाद मैं चला जाता था कुछ ना कुछ पार्ट्स देखने में। तो हिस्सों में मैंने देखा था। और आज भी याद है कि ओपनिंग तभी क्राउड बहुत कम था, लेकिन जो वर्ड ऑफ माउथ से शोले बनी, वो लेजेंडरी फिल्म बन गई थी। और उसके बाद मैंने रमेश जी की और एक फिल्म देखी थी, शान, वहीं पर। और एक्सपेक्टेशन थे कि ये बहुत बड़ी फिल्म होगी, लेकिन ऑडियंस कैसे होती है, वो एक डायलॉग था, मैं कभी भूल ही नहीं पाता वो, कि शाकाल ये कर सकता है, शाकाल वो कर सकता है, शाकाल ये करेगा, शाकाल वो करेगा, ऐसा क्या है जो शाकाल नहीं कर सकता, ऐसे कोई डायलॉग था। तो ऑडियंस में से एक किसी ने चिल्लाया था कि ये टकले कंगी तो कर। तो उसने वो फिल्म को ही तोड़ दी थी। उसके बाद हर शो में मैं जब जाता था ये बात निकलती थी, और पता नहीं कैसे दैट स्प्रेड टू द एंटायर सिटी, आई थिंक। तो वो जो फियर था वो विलन का, वो थिएटर में वहाँ, उसके बाद जब भी वो आए तो लोग मौकरी हो गई थी। तो दैट वाज द ऑडियंस इवन देन, एक इंटरैक्टिव और स्ट्रॉन्ग ऑडियंस। तो ऑडियंस रिएक्शन मुझे सेंट्रल, अप्सरा, मिनरवा से बहुत ज़्यादा मिलता था, क्योंकि तब तो सोशल मीडिया ये वो था नहीं। तो एक दूसरे से बात करते थे, ऑडियंस को ये लगता था कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है, और वैसे बातें होती थी। इंटरेस्टिंग। आपने अमिताभ बच्चन जी का जिक्र किया, ये अन्ना नाम के पीछे की क्या कहानी है? आई थिंक जब हम शूटिंग कर रहे थे, कांटे जी, LA में शूटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान 9/11 भी हुआ था और हम लोग वहीं थे, तो माहौल थोड़ा टेंस रहता था। तो वहाँ संजू ने कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी स्टाफ है, उसमें से मेरे साथ जो काम किया करते थे वो आज भी है, पिछले 30-40 साल से मेरे साथ ही है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अन्ना, एक आध परशुराम जो है वो मुझे अन्ना बुलाया करता था। तो वहाँ से बाबा ने पिकअप कर लिया कि अन्ना परफेक्ट है, तू लेक्चर देते रहता है मुझे हमेशा। तो अन्ना यानी बड़ा भाई, मैं बड़ा भाई नहीं हूँ, तू ही बड़ा भाई है। उसके बाद अमित जी ने पकड़ लिया, और अमित जी जब बोलते तो अन्ना, तो पूरे सारे लोग बोलने लग गए। और उसके बाद द वर्ड हैज़ जस्ट स्टक टू मी। और कितना परफेक्टली सूट भी करता है। अभी ऐसे लगता है कि मैं कभी कभी खुद अपने आप को अन्ना बुला लेता हूँ। उसने कहा कि अन्ना ने ये बोला, अन्ना, फिर मैं भूल जाता हूँ कि लेकिन वैसे ही हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, घर के काम में एक था कि पब भी चल रहा था,
लेकिन आपके बारे में ये चीज़ें बड़ी मशहूर हैं दैट यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस Right. एंड यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट कंज्यूम अल्कोहल। No, not at all. Never have tried also. नेवर। No, never. ये कैसे हुआ? क्योंकि बड़ा टेम्पटेशन होता है, बड़ा एक्सपोजर, पीयर प्रेशर। बहुत सारे लोगों से पूछिए तो यही कहते हैं कि साहब दोस्तों की संगत में फन के लिए, जी। मैच्योरिटी के लिए, इसके लिए उसके लिए पी लिया। See, देखिए ऑब्सेसिव क्रिकेटर था मैं, क्रिकेट खेलना चाहता था and I was good at what I did. यू आर बेटर और Both. I was an all-rounder and an extraordinary fielder. I used to say I'm a fielder first and then a batsman out. क्योंकि मेरा मानना है कि आप अगर एक extraordinary fielder हो तो hand-eye coordination terrific होती है, and if fitness extraordinary होता then it is much easier to bat or to bowl. And that is why the focus should always be on fielding. और एक दिन मैं सर विवियन रिचर्ड्स को मिला और उनको देख के तो मैं तो दंग रह गया था, क्योंकि फोर आर्म्स इतने बड़े थे। तो उन्होंने देखा कि ताज में था कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, तो ही कॉल्ड मी और उन्होंने हाथ मिला। जब मैं मेरा हाथ, जो मैं समझता था कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मेरा हाथ मैंने उनके हाथ में दिया तो आई कुडंट फील माई हैंड। ऐसे था कि वानखेड़े स्टेडियम में मैंने हाथ डाल दिया है एंड इट वाज लॉस्ट। दैट वाज हिज साइज। 80s? Yeah. And his aura earlier also, maybe in his first few years only, जब वो आए थे तो मैंने उनसे पूछा कि सर कहते हैं कि क्रिकेट के लिए वेट्स नहीं करनी चाहिए और आप तो वेट ट्रेनिंग करते हो तो स्टिफनेस नहीं होता। बोला नो, दिस इज सो दैट आई कैन हिट हार्डर। इसी से तो सब चलता है, रिस्ट और फोर आर्म। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं वेट ट्रेनिंग करूँगा, लेकिन वेट ट्रेनिंग कर नहीं पाता था बिकॉज आई वाज अंडर एज। तभी बोलते थे कि 18 के नीचे नहीं करोगे तो छोटे रह जाओगे, तो वो मिथ और डर बहुत ज़्यादा था। तो आई सेड फॉरगेट इट। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन था, ब्रूस ली की फिल्म आई थी, तो आई वाज अ बिग फैन ऑफ ब्रूस ली। तो आई जॉइन मार्शल आर्ट्स, सेंसाई परवेज मिस्त्री, कि एक स्ट्रॉन्ग बनूंगा, एजाइल भी बनूंगा और फिटनेस भी आ जाए। हाउ ओल्ड वर यू? I was probably 13 or 14 at that time. So I joined Sensei Parvez Mistry और वहाँ के ट्रेनिंग के बाद एक ऑब्सेशन सा हो गया, क्योंकि मार्शल आर्ट्स इज बेसिकली मेडिटेशन, काइंड ऑफ मेडिटेशन, जहाँ वो आपको ये सिखाते हैं कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स की अपनी ताकत जान लो और कभी इस्तेमाल मत करना, and always look at the other person as someone who's probably not trained in that, और आप उसे हार्म पहुंचा सकते हो। तो वो एक फीलिंग आ गई, ईट राइट, स्लीप राइट, ट्रेन रेगुलरली। और 15 साल की उम्र में शायद सेंसाई ने मुझे बाकी लोगों को ट्रेन करने के लिए लगा दिया। फिर इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आते तो उनको मैं ट्रेन किया करता था। 15 साल का लड़का ITBP के जवानों को ट्रेन कर रहा है? एब्सोल्युटली। एंड और उसके बाद में महाराष्ट्र स्टेट पुलिस, मैं उन्हें दौड़ वौड़ के लिए लेके जाता था, 20-20, 30-30 किलोमीटर हम ऐसे ही भागते थे तभी, हफ्ते में 1-2 बार। एंड ट्रेनिंग सैंड पे और पानी में। तो वो एक ऑब्सेशन सा हो गया मेरे साथ कि ये जो मेरी ऑब्सेशन और ये पावर, इट वाज अ पॉजिटिव पावर जो मेरे में था कि हाँ यार 15 साल का उम्र हो और ये पावर है तो पीपल शुड रिस्पेक्ट। सो शानदाई असिस्टेंट को सेंसाई बोल के हम बुलाते थे, वो रिस्पेक्ट था, हमेशा झुक के एक दूसरे से बात करना। और वहाँ से ये ऑब्सेशन जो हुआ, एंड आई डिसाइडेड कि ये अगर मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूँगा दैट विल इम्पैक्ट माई हेल्थ एंड माई ट्रेनिंग। एंड आफ्टर दैट इट जस्ट स्टक विद मी। और फिर उसके बाद चैलेंज ही हो गया। लोग बोलते थे नहीं पीना ही पड़ेगा, मैं बोला नहीं पीऊँगा, आऊँगा ही नहीं। तो एक जो स्टबर्न नेचर था मेरा फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव स्टेड। एंड टुडे इवन एट दिस एज और मैंने सिप भी नहीं लिया हुआ और इंटेंशन भी नहीं है, और कोई आज मेरे से पूछता भी नहीं है कि विल यू हैव अ ड्रिंक और दिस। सो आई एम वेरी बोरिंग। वैसे देखेगा तो बहुत बोरिंग हूँ मैं, लेकिन मैंने फॉलो किया वो रोज। इंटरेस्टिंग। तो एक तरफ तो ये जर्नी है जिसमें आप मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, मंक की तरह हो गए अंदर से बाहर से फौलाद। फिर एक तस्वीर हमको भाई साहब नज़र आती है, पेस्ट्री शॉप आप गए, वहाँ आपने एक लड़की को देखा। हिंदुस्तान के कितने बड़े आर्किटेक्ट हैं साहब, कादरी साहब, उनकी लड़की। हाँ, कैसे बनाया? पहले लड़की को फिर फैमिली को? पहले सिस्टर के थ्रू, क्योंकि सिस्टर मेरी एक दोस्त को जानती थी, तो
माना की सिस्टर, माना की सिस्टर। पुराना फॉर्मूला। हाँ एंड दैट फार्मूला वर्क्स द बेस्ट। उसके बाद एक पार्टी में थे, पार्टी में लेके गए और मुझे पता था कि शी लाइक्ड बाइक्स, तो कहीं ना कहीं कन्विंस करके मैं बाइक की बात करने लगा। अब दोस्त को मैंने कहा था, मैं बुलेट चलाता था, मेरी बुलेट थी नहीं, तो मैंने दोस्त को कहा था कि यार तू एक बुलेट मैनेज कर ले। तो बोला ठीक है। जब नीचे देखा तो वो एक नई होंडा थी, और होंडा बाइक तो मैंने कभी देखा था मैंने, यू नो, वन और कभी बाइक चलाया नहीं था मैंने। तो बोले ये गड़बड़ हो गई, ये लेफ्ट राइट का चक्कर था, अभी तो बुलेट बैक टू नॉर्मल, एक ही तरफ हो गया। तो टोटल कंफ्यूजन में मैंने बाइक कैसे चालू की मैं जानता हूँ। हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज प्रॉब्ली 19 or 20। वाह। और आई सेड यार ये तो गड़बड़ हो गई, अभी ये कैसे मैनेज करेंगे। एंड माना इज स्टैंडिंग देयर, शी स्टैंडिंग राइट देयर। तो स्टार्ट हो गई गाड़ी, और फिर गियर चेंज कर रहा तो झटका दे रहा है, तो शी थिंक्स आई एम डूइंग दैट, शी कैन कम क्लोजर टू मी। आज भी आर्ग्यूमेंट यही होता है, शी सेज नो आप जानबूझ के। ऐसे यार मैंने कभी होंडा चला ही नहीं थी, और उसकी पिकअप ऐसी थी कि और आई थिंक दैट टाइम होंडा 350 सीसी की कुछ थी, बुलेट हैवी बाइक था लेकिन कंपैरिजन नहीं था। तो आज भी डिबेट यही है कि तुम जानबूझ के, अतिया और आहान को बार बार कहेगी कि योर फादर इज टू स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद मी लाइक दैट, और जबकि वैसे था ही नहीं। इट वाज आई मीन एक ऐसी मोटरसाइकिल जो मैंने कभी पहले चलाई नहीं थी, यू नो। But I believe in your version. yeah, seriously, she doesn't, but that was the version. Interesting. तो you were into bodybuilding, you were into fitness. क्रिकेट छूट गया था बिल्कुल? क्रिकेट छूट गया था क्योंकि एक एज के बाद जब हमें पता चलता है कि आप when a 15-year-old boy and an under 16 is not selected, और उसके बदले में एक 9 साल के बच्चे को चांस मिल जाता है, that is a definite sign कि भैया यहाँ इन्फ्लुएंस हमेशा ज़रूरत पड़ेगा और रहेगा भी, तो इट्स बेटर टू मूव ऑन। और टैलेंट भी, मुंबई में टैलेंट इज़ अनबिलीवेबल। आज भी आप देख रहे हो, आप देखिए कंफ्यूज हो जाते हो। मैं एक रात की मैच IPL देख देता हूँ, सुबह मेरी टीम, इंडियन टीम चेंज हो जाती है, क्योंकि टैलेंट इतना टैलेंट। अच्छा, इसको रख लूँ, सूर्यवंशी को जोड़ लूँ, जायसवाल को रख लूँ। एग्जैक्टली इट्स अनबिलीवेबल जितना टैलेंट है। और मैं तब से बहुत ही ऑब्जर्वेंट था, क्योंकि मैं टेक्निक पे बहुत बिलीव करता था। टेक्निकली अगर आप साउंड हो और फिट हो, आई ऑलवेज बिलीव। और मुंबई में वो टैलेंट थी, हंगर बहुत ज़्यादा था। तो आई मूव्ड आउट ऑफ दैट एंड या। और आपके दोस्त कहते हैं आपने ऐसे क्रिकेट मैनिफेस्ट किया कि KL राहुल घर आ गए। 100%। वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन ही होगा, मेरी ऑब्सेशन क्रिकेट के लिए और मेरी ऑब्सेशन KL राहुल के लिए एज ए यंग क्रिकेटर। आज भी आप दिलीप वेंगसारकर से कभी पूछ लीजिएगा, दिलीप जी मुझे फ़ोन किया करते थे शूटिंग पे, कहना ये लड़का आया, सॉलिड बैटिंग है, आप पूछ रहे थे ना, आके देख लो। तो मैं शूटिंग से ये लेके वानखेड़े जाके अकेला बैठ के देखता था, टैलेंट को देखता था। वो ऑब्सेशन थी मेरी कि यू नो, फॉर द टैलेंट, फॉर द कंट्री। Were they dating at that point of time, your daughter and Rahul? No. अच्छा। No, they weren't dating. हाँ। So राहुल तो I used to follow राहुल, क्योंकि मैंगलोर का लड़का, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी में उसकी पैदाइश। So you spotted him first. They knew each other. They weren't dating. हाँ। I didn't know. Okay. They knew each other. तो जब मैं राहुल को एयरपोर्ट में मिला था, मैं फर्स्ट राहुल को मैं ऑफिशियली मीटिंग मेरी एयरपोर्ट पे हुई। आई यूज्ड टू फॉलो हिम, आई यूज्ड टू कमेंट ऑन हिज बैटिंग एंड एवरीथिंग। तो यू नो ऑनलाइन कहीं ना कहीं कनेक्ट था। और तो ये आपका खानदानी सिलसिला है कि आपके पापा माना से एयरपोर्ट पे मिलेंगे, आप राहुल से। आई डिडंट रियलाइज दैट। हाँ, मैं लाउंज में मिला था राहुल को, क्योंकि उसने लाउंज मैनेजर ने मुझसे आके कहा कि KL राहुल इज सिटिंग देयर, उसे मिलना। ऐसे नहीं मैं चलता हूँ ना, क्योंकि आज भी मेरे लिए मेरे हीरोज़ में अगर स्पोर्ट्समैन है तो वो हीरो है। मैं उठ के चला जाऊँगा उनके पास, मुझे शर्म है ही नहीं कि टू गो टू समवन एंड से यू नो आई अप्रिशिएट यू, आई लव योर स्पोर्ट। और क्रिकेटर्स भी जानते हैं कि ये ऑब्सेसिव क्रिकेटर है, ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट। तब राहुल केम एंड फिर हमारी बात हुई पहली बार। वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी हम्बल, और
मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने कहा था यार बहुत अच्छा लड़का है ये, तो मैनिफेस्ट तो किया ही होगा मैंने। और जब फिर मुझे पता चला और माना ने मुझसे कहा कि यू नो दे सीइंग ईच अदर, आई सेड ही इज़ अ लवली बॉय। और आज भी मैं माना से यही कहता हूँ कि यू नो ब्लेस्ड है हम लोग कि ऐसे लड़का हमारे घर में आए। और घर ऐसा है, अपब्रिंगिंग ऐसी है कि आतिया को हमने हमेशा कहा था इट हैज़ टू बी योर चॉइस, somebody you're going to be happy with for the rest of your life more than anything else. बाकी there's no restriction to anything because mama and me have been, it's been a love marriage और इतने सालों के बाद भी you know we're as one now. तो आप decide कर लो कि आपकी शादी कहाँ होनी है. Make sure he comes from a humble background and वो respect है and she brings in Rahul. You must be very teary जब विदाई वगैरह और सारे रिचुअल्स हो रहे थे. You know, I thought I would be, लेकिन मैं नहीं था. I mean, lot of course, but surprisingly मैं रोया नहीं. और मुझे लगा था कि विदाई के वक्त सबसे ज़्यादा मैं ही रहूँगा. But I was in complete control. क्योंकि somewhere down the line एक जब uncertainty होती है ना ज़िंदगी में कि बिटिया जा कर रही है, तो वो इमोशन निकल कर आते. लेकिन हियर आई नो शी इज़ गोइंग इनटू अ हैप्पियर प्लेस. तो मैं आई वुड हैव मैनेज दैट डिस्टेंस. ऑफ कोर्स हर दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाता, वो अलग बात है, लेकिन आई थिंक दैट कंफर्ट. और जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया, और गुड़िया ने भी, अतिया ने भी यही कहा. यू कॉल है गुड़िया? या ऐसे यू नो तिया, आई थिंक शी पापा मुझे लगा था कि आप ऐसे रहोगे. आई सेड आई डोंट नो बेबी. आई थिंक वो इसलिए था कि आई वाज कंफर्टेबल कि इफ समबडी कैन टेक केयर ऑफ यू एज ब्यूटिफुली एज आई वुड, इट्स हिम. और जब आप नाना बने तो पूछे मत. अभी तो मूल से सूद प्यारा बोलते हैं ना, कि ऑब्सेस्ड हूँ उससे. और फ़ोन देखूँगा या हर रोज़ घर भागूँगा. और एक्साइटमेंट यही है कि वो सेम बिल्डिंग में रहने आ रही है जल्द, तो वो एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा है. तो टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ अपनी वर्कआउट का. अभी 5:30 से 6:30 बजे, अभी लगता है कि 6:30 बजे तक कंप्लीट करके नाना की ड्यूटी शुरू हो जाएगी सुबह सुबह, क्योंकि बाकी लोग रेस्ट कर रहे होंगे. तो वही. और नाना वैसे जो हम लोगों के तसव्वुर में कन्वेंशन नाना है, वैसे लुंगी पहन के कुर्ता डाल के वैसे जाते हैं? जिम के कपड़े में जाता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठता हूँ ना. तो जिम के कपड़ों में जाऊंगा. लेकिन ट्रेनिंग बदल दी मैंने. अभी ज़्यादा झुकना उठाना वो काम कर रहा हूँ ताकि पीठ सही रहे, क्योंकि बच्चों को तो बार बार उठाना पड़ता है. जेन्युइनली मैं वैसे ट्रेन करता हूँ. लोगों को लगता है कभी कभार कि मजाक कर रहे, लेकिन मेरी ट्रेनिंग भी बदल चुकी है इसी वजह से. एज की वजह से. जनरली एज के साथ होता क्या है, यू स्टार्ट बेंडिंग, लोअर बैक इश्यूज हो जाते हैं, लेग्स वीक हो जाते हैं. तो मेरी ट्रेनिंग आज के तारीख में वैसे ही है, टू मेक श्योर कि मैं स्ट्रेट चलूँ, मैं झुक पाऊँ, बच्चों के साथ खेल पाऊँ, यू नो, जब तक भी रहूँ. तो मेरी सोच ही वैसे है, मैं सोचने ही वैसे लगता हूँ. तो अगर आप 5:30 बजे ट्रेन करते हैं तो समय से सो जाते होंगे बहुत? 10 साढ़े 10 बजे, 10:30 बजे के बाद वेरी रेयरली आप कभी मुझे देखोगे. And this has always been the routine? Always been my routine, always. इसलिए अजय देवगन बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में दो दूध वाले हैं, एक अक्षय कुमार, एक सुनील शेट्टी. दूध का सप्लाई ये लोग करते हैं सुबह सुबह. तो वैसा ही है. हाँ, अक्षय के लिए भी कहा जाता है कि वो बहुत he doesn't drink and gets up early in the morning. Very disciplined. आप लोगों की दोस्ती के बड़े किस्से चलते हैं. जी. पर्सनली यस, मीडिया में तो बहुत कुछ कहा गया, लेकिन पर्सनली मीडिया में तो फोटो शूट चले आपका ऐश्वर्या राय के साथ, उनका सुष्मिता सेन के साथ, एकदम फिल्मी मैगजीन्स ने ऐसा कर दिया कि ये दोनों राइवल हैं. राइवल वैसे ही होता है. लेकिन आप आज भी देखोगे तो अजय हो, सलमान हो, संजू हो, मैं हूँ, जैकी दादा है, अक्षय है, रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आज तक. इट्स अनबिलीवेबल. एक दूसरे को डेली फ़ोन नहीं करेंगे, लेकिन come anything and we are there for each other and guaranteed. वो है ही. तब का दौर इसलिए वैसा ही था कि बहुत ही strong bonds रहते थे. Bonding was too strong. And how did all start? पहली फिल्म वक्त हमारा है, जो actually
आरजू स्क्रैप होने के बाद बलवान से पहले वक्त हमारा शुरू हुई थी। मेरी फर्स्ट वक्त हमारा है। वक्त हमारा फर्स्ट चेक जो मिला था मुझे साजिद नादियाद वाले से मिला था, और उसके बाद प्रहलाद जी ने देखा तो साजिद भाई ने कहा कि यार ये अच्छी फिल्म है, सोलो है, आप कर लो। फिर वो शेल्व हो गई, फिर बलवान शुरू हुई। बलवान जब कंप्लीट हुई तो साजिद भाई ने कहा था सोलो हीरो फिल्म है, एक्शन फिल्म है, बस अच्छा है, कर लो, फ़ायदा होगा आपको। तो तभी प्रोड्यूसर्स भी ऐसे सोचते थे, मैं नहीं करते थे। दे वर वेरी क्लियर कि आपके लिए अच्छा हो रहा है, आप कर लो, क्योंकि हमें बेनिफिट तो होगा ही होगा, और वैसे ही हुआ। पहली फिल्म क्यों नहीं बनी आरजू? आरजू क्योंकि रोमांस का कुछ चक्कर था, और प्रॉब्लम हो गई थी। प्रोड्यूसर्स को अच्छा नहीं लगा था ये बात कि यू नो आपके अपोजिट नगमा थी। नगमा एंड सो देयर वाज सम डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, और उस वजह से 90% 95% फिल्म बनने के बाद स्क्रैप हुई। आप आज सोचिए, आज के बच्चे बोलते हैं स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये है। एक नॉन एक्टर इन द सेंस जिसकी बैकग्राउंड फिल्मों में है ही नहीं, उसकी एक फिल्म बनती है और वो फिल्म स्क्रैप हो जाती है। फिर एक दूसरी फिल्म अनाउंस होती है, एक और फौलाद, फिर वो स्क्रैप हो जाती है। और फिर वक्त हमारा साइन था, उसके बाद वक्त हमारा शुरू होती है, बलवान शुरू होती है। तो आफ्टर 2 मेजर सेटबैक्स मुझे मौका मिला दोबारा इसका। लेकिन कहीं ना कहीं खुश भी था मैं उसके बाद, क्योंकि एक्टिंग तो कभी मैंने सीखी नहीं थी। मेरी हिंदी लेस देन ऑर्डिनरी थी, साउथ इंडियन फैमिली, हिंदी गई तो एक ही ये था स्कूल में। मराठी था, मराठी वॉज बेटर देन माई हिंदी इन स्कूल। तो जब पहली फिल्म की आरजू ही मेरी ट्रेनिंग ग्राउंड थी, तो 50-60 दिन जो मैंने एक्टिंग की वही मेरी ट्रेनिंग ग्राउंड थी, जो फिर थोड़ी बहुत काम आई बलवान में। उसके बाद में भी रोशन तनेजा क्लास में भी गए थे क्या कुछ दिन? बहुत 1-2 हफ्तों के लिए भी नहीं। वो तो प्री आरजू, क्योंकि जाना था उस चक्कर में। तो वो टाइम रियली नहीं मिला। लेकिन रोशन जी के पास जो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, दैट वाज डिफरेंट, वेरी वेरी। घर वालों की क्या रिएक्शन थी जब उन्होंने बताया कि आपने बताया कि मुझे फिल्म ऑफर की गई है? मम्मी डर गई थी कि अलग दुनिया है, कैसे मैनेज कर लोगे, हिंदी भी तुम्हारी ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी उस ख्याल के थे कि 1 लाइफ टू लिव, गिव इट अ शॉट। लेकिन एक चीज़ कहा उन्होंने, 100% देना अपने आप को। ये रेस्टोरेंट में आना और वो करना, दोनों काम एक साथ मत करना। यू फोकस ऑन सिनेमा। फेल भी होगे तो चलेगा, कोशिश करना। और इसीलिए जब पहली फिल्म बलवान बनी और उसके बाद सक्सेसफुल रही, लेकिन क्रिटिक्स ने, एक खास करके क्रिटिक ने बहुत बुरा भला कहा, और मैं नर्वस भी हो गया था उस वक्त। आई थिंक पहली बार रोया था मैंने फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन पिताजी ने कहा, नो, यू हैव चोजन दिस, सक्सेस है, नाउ फाइंड योर प्लेस, कुछ करके फाइंड योर प्लेस हियर। और उसके बाद मैंने सीरियसली लेके, मैं सीरियसली पर आप कह रहे हैं कि क्रिटिक्स ने बलवान तो बहुत जो मुझे ध्यान में बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। हाँ, लेकिन सर एज अ परफॉर्मर जीरो का, वुडन, डोरनॉब, इडली वड़ा बेचने के लिए जाना चाहिए अपने रेस्टोरेंट में, ये सब उन्होंने अपने रिव्यू में लिखा दैट्स वेरी पर्सनल कि इडली, दैट्स एग्जैक्टली। और उनको क्या लगा कि इडली वड़ा बेचना डेरोगेटरी है, और यही उनको लगा तो वो वैसा है। लेकिन मेरे लिए घर, इसी बिजनेस ने घर चलाया था, और इसी बिजनेस के वजह से आज भी मैं टिका हूँ, क्योंकि शर्म नाम की चीज़ नहीं है। शर्म यानी आई एम नॉट एम्बैरेस्ड टू डू एनीथिंग। फिजिकल वर्क भी मैं आज भी सेट पे हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना काम कर लेता हूँ मैं। आई एम नेवर एम्बैरेस्ड विद फिजिकल वर्क। और ओपनिंग अ डोर फॉर समवन, और थैंकिंग समवन, या सॉरी बोलना, मैं एक बार भी सोचता नहीं हूँ गलत हूँ तो अरे ठीक है यार, पता नहीं किसकी गलती है, आई एम सॉरी, फिनिश द चैप्टर हियर एंड हियर ओनली, भूल जाओ। वो इसी अपब्रिंगिंग के वजह से, यही इडली वड़ा के अपब्रिंगिंग के वजह से जो टिका हूँ। इंटरेस्टिंग। पर ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी कई लोगों को कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं ना, कि एक तरफ आप इतने शांत हैं, अगर मेरी गलती है, और एक तरफ लोग कहते हैं उनका गुस्सा बड़ा। आपने जेपी दत्ता की फिल्म के लिए भी, बॉर्डर के लिए आप इसीलिए मना कर रहे थे कि भाई वो गुस्सा है, मैं भी गुस्सा लूँ, अपनी बनेगी नहीं। कहीं ना कहीं
एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि ह्यूमिलिएशन आप कभी नहीं सहन करोगे. You can't insult me for something that you believe is wrong with me. स्टैंड अप तो मैं करूँगा ही करूँगा. पिताजी ने हमेशा यही कहा था कि सही हो तो स्टैंड अप फॉर दैट. कस्टमर्स वो माय बिजनेस. वो सिचुएशन बहुत ही अलग है. आफ्टर अ ड्रिंक और टू वो खुद के कंट्रोल में नहीं है. और फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर गेस्ट अतिथि देवो भव, तो टेक केयर ऑफ इट. लेकिन यहाँ पर्सनली कोई अगर मुझे थ्रेटन करे और अंडरवर्ल्ड का नाम लेकर करे, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर टू मी. मुझे आज भी मुझे वो मुझ में वो फेयर है नहीं. और अगर तुम गलत हो और मैं सही हूँ, आई विल स्टैंड अप, वो चाहे कोई भी हो. आपने कहा अंडरवर्ल्ड, क्या क्या धमकी आती थी? कि यही थ्रेटनिंग चाहते थे, क्योंकि शेट्टीज तभी अग्रेसिव भी थे, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था मुंबई में. सप्रेस लॉट थे, तो कहीं ना कहीं दे स्टूड अप एंड उनकी अपनी गैंग थी और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खड़े रहते थे. अब जब मेरा नाम भी शेट्टी, तो हमेशा उनको ये लगता था कि इसको धमकाओ, इसको डराओ, तो बाकी लोगों से हम हफ्ता और ये वसूल कर सकते हो. इट वाज नोन फॉर इट इन द 90s. तो हेमंत पुजारी और एक दो थे जो मुझे बार बार फ़ोन करते थे, धमकियाँ घर देते. पे, ऑफिस में? घर पे, ऑफिस में, मेरे मैनेजर के वहाँ, सब जगह. और शायद उनको ये लगता था कि इसको डराएंगे तो बाकी शेट्टी लोग डर के मारे दे देंगे, हफ्ता देने लगेंगे. हफ्ता देने लगे. तो एक दिन उसने मुझे फ़ोन कर दिया, हेमंत पुजारी ने? हाँ, कि ऐसा ऐसा है और तेरे पिताजी को मैं ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं वो वॉक के लिए जाते हैं, मैं गोली मार दूंगा. तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी उसे गाली दे दी, उसे बोलने ही नहीं दिया मैंने. तो ऐसे भी होता है. और गालियों वाला पार्ट हटा दें तो आपने क्या कहा उस गैंगस्टर से? कि आई न्यू मोर अबाउट हिम देन ही न्यू अबाउट मी. कि उसकी बहन कहाँ रहती है, उसके 4 भाई कहाँ पर है, उसके ब्रदर इन लॉ कहाँ पर है. तो मैंने उससे यही कहा कि बेटा तेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तेरे बारे में मेरे पास है. मेरे पास ज़्यादा पैसे भी है और उसके साथ साथ ज़्यादा कनेक्शन भी है. तो ये कभी सोचना मत. और आप एक 70-80 साल के आदमी को गोली मार के क्या करोगे आप कहना क्या चाहते हो? तो दैट वाज द ठसन. और मैंने गालियाँ दे दी तो वो रिकॉर्ड हो गया था, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी थी. तो ये सब बात. मुंबई पुलिस की क्या रिएक्शन थी उस रिकॉर्डिंग को सुन के? कि यही कि उन्होंने कहा कि सुनील एक बात समझ लो, वो होश में नहीं रहते कभी कभी. उनको तो सिर्फ ऑर्डर देना है. ऑर्डर देंगे तो जो होना हो जाएगा. तो ऐसे मत किया करो, भी शांत रहो. ऐसे सर 1.5 साल से तो शांत ही हूँ ना. अच्छा, ये सिलसिला 1.5 साल से चल रहा है? हाँ. सिर्फ हेमंत पुजारी धमकी दे रहा था या दाऊद के लोग? नहीं, हेमंत पुजारी और उसकी गैंगे, चुट्टे मुट्टे जो कोशिश कर रहे थे कि हम बड़े बनेंगे, उनकी. बाकी तो हम एज एन एक्टर्स हमेशा जो भी रहा है, हमेशा फैंस ही रहे हैं. वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि नुकसान पहुंचे हमें. लेकिन ये जो थ्रेटन करते थे पैसों के लिए, वो दौर तो बहुत चला ना बॉलीवुड में, बहुत ज़्यादा चला. क्या बदला बलवान की रिलीज के बाद? पहचान हो गई, लोग पहचानने लगे. आप अपने कम्युनिटी के ब्लू आइड बॉय बने. अच्छा, शेट्टी इज प्राइड. इट्स द प्राइड. क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई आएगा जो अपने आप को एस्टैब्लिश करे, वो भी छोटे से खेड़े का, छोटे से ज़िले का. तो इट वाज अ ब्लेस्ड फीलिंग एंड अ ब्यूटीफुल फीलिंग. लेकिन माँ और पिताजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तभी भी वैसे ही थे. आज भी मम्मी को देखोगे तो वैसे ही है. शूटिंग पे शायद 1-8 बार आए हैं. उनकी दुनिया यही है कि अपने आप को संभाल के रखना और अपने इसको प्रेस्टीज को बनाए रखना. पिताजी ने और मम्मी ने, दोनों ने हमेशा मुझसे यही कहा. कभी उनकी एक्सपेक्टेशंस ही कुछ नहीं थी, कभी नहीं. इंटरेस्टिंग.
थोड़ा नर्वसनेस थी, जैसे डैनी इतने सीजनल, इतने वेटरन एक्टर हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन डैनी साहब ही है जिन्होंने मुझे जो कुछ भी है सिखाया, तो उन्होंने सिखाया कि ये इस इंडस्ट्री में कैसे टिके रहना, और ये आइडिया उठाने का उनको, ऐसे हवा में उनको, हाँ, वो उन्हीं का था, मेरा नहीं था। कैसे? जब हम एक्शन के बारे में बात करते थे कि डैनी सर, मैं, रवि दीवान, डैनी सर, डायरेक्टर बैठे, दीपक बैठा करते थे, तो क्लाइमैक्स के बारे में सोचते थे कि क्लाइमैक्स ऐसे क्या करे, क्योंकि ये पिक्चर में ये क्लाइमैक्स था, वो पिक्चर में वो था, बड़ा क्या करे। तो डैनी साहब बोलते थे ठीक है, उसकी बॉडी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, किक भी मार लेगा, ऊपर से कूद लिया, सब कुछ कर लिया, ऐसे कुछ करो जिससे ये लड़का एस्टैब्लिश हो जाए। ये उनकी फिक्र थी? उनकी फिक्र थी। और उन्होंने ही कहा कि अमित जी ने खुदा गवाह में मुझे ऐसे घोड़े पे से ऐसे उठा के, वो भागते हुए आते हैं और उठा लेते हैं। तो बोले उन्होंने तब मुझे ऐसे उठाया था, उससे बड़ा रवि एक काम करो, मुझे उठवा लो और जाके फेंक लेने दो, तो लोग क्या कहेंगे, बलवान डैनी साहब को उठाया। तो देखिए ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, और डैनी साहब ने कहा इसे एक हीरो की तरह प्रेजेंट कीजिए, और वैसे ही इमेज बना। क्योंकि ऑडियंस इतनी तब इनोसेंट थी कि दे यूज्ड टू बिलीव एवरी कैरेक्टर दैट वाज देयर, एंड इसीलिए आज भी मुझे वो मिसिंग लिंक वही लगता है कि हम अपने ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उन्हें चाहिए मारुति और हम उन्हें दे रहे हैं रोल्स रॉयस। तो दैट इज मास एंटरटेनर। मास एंटरटेनर से याद आया, एक बड़ा आपके फैंस के बीच में मुकाबला चलता है कि सुनील शेट्टी की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है। एक वर्ग कहता है बलवान, एक वर्ग कहता है कृष्णा, कुछ लोग हेरा फेरी का जिक्र करते हैं, फिर जिक्र आता है धड़कन का, जिसमें एक भी एक्शन सीक्वेंस नहीं है। मीम बनाने वाले भी बहुत पूछते हैं सवाल, और एक सवाल तो आज तक पूछा जाता है कि देव रातों रात अमीर कैसे हो गया। आज तो बहुत इजी है, टेक वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। हाँ। तभी भी हमने यही कहा था, आई थिंक इंटरनेट का ज़माना तभी शुरू हुआ था। जी बिल्कुल नया। तो एक्सप्लेनेशन हमने उसमें नहीं दिया, तो शायद धर्मेश ने यही सोचा होगा कि इंटरनेट से पैसे कमाया होगा देव ने, लेकिन कमाया तो था क्योंकि अंजलि को हाथ चुका था और उसे लग रहा था कि अमीर बन जाऊं तो अंजलि वापस आ जाएगी, लेकिन अंजलि कहीं ना कहीं अक्षय के साथ सेटल हो चुकी थी। उस फिल्म का क्लाइमैक्स भी बदला गया क्या? क्लाइमैक्स इनिशियली जो कहा गया था कि ये था कि देयर वाज, मेरा डेथ सीक्वेंस डेफिनेटली था, फिर लगा कि एंड में नो, वी नीड टू मेक इट अ हैप्पियर सिचुएशन सभी के लिए, और इसलिए वो चेंज किया गया। लेकिन मुझे वो क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसमें देव आखिरी में मर जाता है। हाँ, देव आखिरी में उसकी धड़कनें रुक जाती है, क्योंकि अंजलि कहती है कि मैं उसकी हो चुकी हूँ, और आई डोंट लव यू, नॉट दैट आई डोंट लव यू, आई एम बिकमिंग अ मदर। द डे आई चोज राम एज माई हस्बैंड इज द डे आई स्टॉप लविंग यू, यू नो, दैट वाज हर कैरेक्टर। उसका एक सीन है जिसको लोग मिमिक वाले अलग ढंग से, माँ कैसी है देव, तो बोलता है माँ मर गई, माँ मर गई। और वो डायलॉग ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और उसके तो 1500 वर्जन्स है। अंजलि, मैं अभी मुझे लगता है कि मैं ही मिमिक खुद का जैसे? हाँ, जैसे लोग कहते हैं अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने कहा था कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, लेकिन इतने वर्जन्स है और वो कन्विंस्ड है कि वही वर्जन राइट है। कभी मुझे ऐसे लगता है कि वो शक्ति कपूर और मेरे में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति जी का भी एक डायलॉग है ना, ऐसे ही कुछ, तो वैसे खींच के उन्होंने कोई कॉमेडी फिल्म में की थी, तो लोग कंफ्यूज होके अभी वैसे ही हो गया है। तो आपके पास कभी ये मीम पहुंचते हैं? बहुत सारे मीम पहुंचते हैं, हेरा फेरी, धड़कन, रेगुलर मीम्स पहुंचते हैं। अभी बॉर्डर के मीम भी बहुत चलते हैं, खासतौर पे वो जो छुट्टी मांगने जाता है, रोहित बेरी का किरदार, मथुरा प्रसाद। अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर था, तो हमारे दफ्तर की भी सारी छुट्टियां कैंसिल, तो कोई आसपास भी दिखता था उसको मीम दे। सही बात है, बॉर्डर। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट आप पूछोगे तो मैं हमेशा फैंस से भी यही कहता हूँ कि बॉर्डर, क्योंकि ऐसे किरदार करने के लिए मौका बहुत कम मिलता है, और जब कहीं ना कहीं एज एन एक्टर एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म करते हो ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए सोच समझ के किरदार का सिलेक्ट करना, फिल्में करना, द राइट मैसेजिंग बाहर जाना,
इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और आज ये जो नैरेटिव शुरू हुए हैं हम देश के बारे में, देश की कल्चर के बारे में बात करते हैं यार, सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, जब ऐसे फिल्में बनती है तो मज़ा आता है। जैसे अभी भी मेरी जो फिल्म आई केसरी वीर, जी मैं उसी पे आ रहा था। तो हम उसी की बात करते हैं, हम उन वीरों की बात करते हैं जिनके बारे में कभी जिक्र ही नहीं हुआ है। सोमनाथ जो और ये 8वां या 9वां अटैक था सोमनाथ के मंदिर पर, और जो वेल्थ जो लूटा गया, तो आप लेकिन फिर भी 100-150 जन जुट होकर तुगलकों के साथ उन्होंने जो लड़ाई की, और वो कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी। हमीर जी गोहिल और जो आपका किरदार है वेगड़ा जी, जो भील के राजा थे, जो ओरिजिनली डकैती करते थे अपने लोगों को खिलाने के लिए, लेकिन एक हादसा होने के बाद वो शिवजी के भक्त बन जाते हैं और भक्ति रहते। जब हामिर की उनकी बेटी के साथ कहीं ना कहीं शादी होने की होती है, तभी भील और राजपूत एक कभी नहीं हो सकते थे, लेकिन धर्म के लिए और सोमनाथ को बचाने के लिए बेटी से बस यही कहते हैं कि बेटी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का बलिदान ज़रूर दूंगा तुम्हारे पति को और उसके साथ। ये गुजरात की कहानी है, केसरी वीर लेजेंड्स ऑफ सोमनाथ, पीरियड फिल्म जो रिलीज़ हो रही है। और पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग। समुद्र पांव पखारता है आके जी, सोमनाथ के, अद्भुत है। और रखरखाव भी बहुत व्यवस्थित है वहाँ पे। जी सोमनाथ के ट्रस्ट में पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी हुआ करते थे, अभी अमित शाह और कई लोग हैं, मोदी जी भी हैं उसमें। व्यवस्थित सा है। हम लोग 2017 में लल्लन टॉप तब बना ही बना था, गुजरात इलेक्शन कवर करने गए थे, तब गए थे पहली बार दर्शन के लिए। हाँ, आप लोग ये बॉर्डर की शूटिंग कुछ गुजरात में भी हुई थी या पूरी राजस्थान में की थी? बीकानेर टोटल बीकानेर। बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा, बहुत मुश्किल वेदर के हिसाब से। विंटर्स में आप देखोगे तो आप रात को विंटर्स में शूटिंग करते हो तो ऐसे लगता है कि बर्फ़ के पानी में खड़े हो आप, एंड कंटिन्यूस खड़े रहना। तो हम लोग ऐसे बैठा करते थे कुछ देर बाद, क्योंकि नीचे पाँव रखते थे तो वो सर मारता था। और वैसे ही समर में देखोगे तो 45, 46, 50 डिग्रीज और गर्म पानी में बैठे हैं, रेत तो ऐसे चिपक जाता था कि निकलना मुश्किल हो जाता था। तो आपने मना क्यों किया था इस फिल्म के लिए पहले? आपकी सास को इंटरवीन करना पड़ा? क्योंकि मैंने सुना था कि जेपी दत्ता जी बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है और कुछ भी बोल देते हैं, और मुझे लगा था यार कि कहीं ना कहीं काम में मैं 100% इंटरेस्ट दूंगा और उससे काम करूंगा, गाली दे देंगे तो मुझे जमेगा ही नहीं। तो मैंने कहा था कि यार दूर रहो ऐसे डायरेक्टर से। लेकिन फिर मम्मी के थ्रू, मेरे मदर इन लॉ के थ्रू इंटरवेंशन के बाद हम मिले, कहानी मैंने सुनी। पहले दिन सेट पे गया तो जेपी दी ने मुझे बुलाकर संदेशे गाना सुनाया और पूरे रेजिमेंट के सामने पंजाब रेजिमेंट थी, हाँ सामने सुनाया। और जैसे सुने, शुरुआत में 100-150 लोग खड़े थे वहाँ बाकायदा गाना सुनने के लिए, पूरे मूड में कि हम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब गाना ख़त्म हुआ तो शायद 5-10 लोग वहाँ खड़े थे, बाकी सब अपने अपनी जगह पे जाके रो रहे थे क्योंकि परिवार की याद आ रही थी। और फर्स्ट टाइम आई वेंट एंड टोल्ड जेपी जी, आई सेड, यू नो जेपी जी, आई थिंक वी गॉट अ ब्लॉकबस्टर। और अगर मैं ये फिल्म नहीं करता, दैट वुड हैव बीन माई बिगेस्ट लॉस। वो दिन और आज का दिन, जेपी जी एंड मी आर लाइक दिस, एब्सोल्यूट ब्रदर्स नहीं कहूँगा, ब्रदर इन लॉ कहूँगा, क्योंकि माना राखी बांधती है जेपी जी को, एंड द फैमिलीज बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा ही करीब है। और तब मैं बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ करते हो क्योंकि आप अज्यूम करते हो कि एक इंसान ऐसा होगा, लेकिन जब आप काम करते हो मुझे मालूम पड़ा कि इट्स द ऑब्सेशन फॉर द जॉब, द पैशन फॉर द कंट्री। देश के प्रति जो प्यार है जेपी जी का, फोर्सेस के लिए, कंट्री के लिए, वो अद्भुत है एंड इट्स अनबिलीवेबल। देखिए उन्होंने फिल्में जो बनी सब ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में बनी हमेशा, और आज भी निधि भी कर रही है तो बॉर्डर 2 कर रही है।
बॉर्डर 2 में मैं हूँ लेकिन बॉर्डर 1 में मैं हूँ लेकिन बॉर्डर 2 में अहान है, तो कहीं ना कहीं बेटा है मुझे आपका। तो मुझे लग रहा है कि लेगेसी मूव्स फॉरवर्ड एंड फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्लाइमैक्स भी जब हम लोग कर रहे थे और ये पोजीशंस भी आप देखोगे, आप वो रात का सीन भी देखोगे जब सनी बाजी सबको बोल रहे हैं कि जिसको रुकना है रोके, बाकी जा सकते हैं, तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। क्लाइमैक्स भी जब मैंने कहा तो मुझे वो टैंक में वो पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आया और जो मेरी फीलिंग थी, वो एक्सप्रेशन थी, वो शायद एक सोल्जर की फील, ऑफ कोर्स रियल, लेकिन जज्बा जोश वही था। हम लोग को वो सीन बहुत अच्छे से याद है कि वो ऐसे बॉम्ब लेके टैंक के नीचे जाके और फिर उड़ जाता है पूरा। और तब लोगों ने कहा भी था कि सर कि वो ये माइन लेके आगे जाएंगे, टैंक कैसे पीछे जाएगा, बट जेपी जी वाज कन्विंस्ड, नहीं टैंक को पीछे ले लो, वो है हमारा सिपाही, वो ताकत और वो एनर्जी और वो जज्बा होना चाहिए उसका, और दैट वाज वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स, यू नो। इंटरेस्टिंग। आप कारगिल युद्ध के दौरान गए थे फॉरवर्ड बेस पे? जी बहुत रिस्की होता है, आपसे एक साइन भी कराए गए थे? जी, रिस्की था, लेकिन वहाँ जाने के बाद रिस्क का एहसास जब होता है तो वी आर द सेफेस्ट। ट्रू। वहाँ जाना वॉज नथिंग। द बॉयज, आई थिंक 19 साल का एक बच्चा था, एक हाथ नहीं थी, सिख बॉय, और उसके माँ बाप थे वहाँ पर। उनको मैं बाद में मिला, जब मैं उससे मिला तो उसको उठाया गया, देखो कौन आया, देखो कौन आया, तो मुझे देखकर बोलता भैरव सिंह जी, और गाली देना शुरू कर दिया उसने दुश्मनों को कि सर ये हाथ चला गया, इन्होंने मुझे वापस बुलाया, मुझे वापस जाना है, माँ शक्ति बोल के मैं उनको ख़त्म कर देता। और वहाँ मैं रो रहा हूँ। ये कहाँ की बात है? ये हॉस्पिटल वही कारगिल द्रास, या एग्जैक्टली, जहाँ शेलिंग चल रही थी और हम लोग वहाँ थे, और उसके माँ बाप थे जो मिलने आए थे, तो मुझे साइड में लेकर जाकर बोल रहे हैं कि बेटा रोना मत बेटा, वो उसने देश के जो कुछ भी हुआ देश के लिए हुआ, और एक ही हाथ है ना तो कैसे जा सकता है, लेकिन उसका छोटा भाई है वो फौज ज्वाइन करना चाहता है। तो हम तो इतने ही छोटे हुए ना। इट्स अनदर ब्रीड। ये इंडियन आर्मी जो है एक अलग ही ब्रीड है, एक अलग ही जज्बा है, उनका अलग ही जोश है, अलग ही थिंकिंग है। जब हम लोग उनके साथ काम भी करते थे तो हम वापस आकर यही बोला करते थे, सनी, मैं, अक्षय, की कैसे बने हुए हैं यार। इसलिए बोलते हैं ना सिविलियन और आर्मी, वो जो लाइन है वो ऐसे तो एक ही लाइन दिख रहा है, लेकिन दैट कैंटोनमेंट, दैट वो एक अलग दुनिया है। अभी नए सिरे से आपकी, एक तो जो आपने पहलगाम हमले के बाद कहा वो बहुत वायरल है, और ये भी आपकी एक फिल्म थी मैं हूं ना जी, उसमें आपका विलेन का रोल था राघवन का जी, तो वो जो कहता है पाकिस्तान के लिए वो बहुत शेयर हो रहा है अभी। जी, लेकिन मैंने विलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं था कभी। मेरे लिए तो वो हीरो का ही किरदार था, और इसलिए 1 मिनट में मैं यूनिफॉर्म पहना हूँ, और जिस चीज़ के लिए मैं खड़ा हूँ वो हर सोल्जर आज हर सोल्जर खड़ा ही है कि हाँ, कि आप ये टेररिज्म बंद कर लीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको उतना फॉलो तो करना ही पड़ेगा। वहाँ भी ऐसे ही हुआ, टेररिस्ट अटैक, मेरा बेटा का मरना, मैं बॉडी चाहता हूँ वापस, वो दे नहीं रहे, तो दुश्मन ही हुए ना, मेरे देश के दुश्मन ही हुए। तो वही थॉट से मैंने वो फिल्म की थी, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं वो इमोशन इंटैक्ट है बेटे का और देश का, देश फर्स्ट बेटा नेक्स्ट। और आज वही मीम बनकर और क्लिपिंग चल रहा है। अन्ना, कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म आपको सुनाएगी कैरेक्टर पर, आप उस कैरेक्टर की पॉलिटिक्स या उसकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आपने नहीं किया? कि बहुत सारी फिल्में हैं। अच्छा। बहुत सारी फिल्में आज भी वैसे है। आज भी देखिए बहुत सारी फिल्में, मैंने दरबार की थी, नेगेटिव किया था मैंने, क्योंकि मुझे रजनी सर के साथ काम करना था, मेरा वो बॉक्स टिक नहीं हुआ था। तो जब मुर्गुदास जी ने सुनाया तो मुझे अच्छा लगा था, एंड उन्होंने बोला कि बैलेंस्ड होगा, वहाँ भी इमोशन है बेटे का और उनकी बेटी का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार एक फादर गलत कर सकता है, अगर बच्चों को माइंड में लेंगे तो डेफिनेटली गलती हो सकती है फादर से।
तो मैंने हाँ कह दिया। उसके बाद मुझे बहुत सारे फिल्मों के ऑफ़र आए जो नेगेटिव है, और वैसे नेगेटिव करना मैं कभी नहीं चाहता, कभी नहीं। पैसे भी बहुत ऑफ़र हुए, क्योंकि ऐसे पिटना और ये करना एक सर्टेन इमेज और एक सर्टेन एज में आने के बाद डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल। और शुरू में ऐसे मुश्किल रहा होगा कि मैं तो हीरो हूँ, हीरो बनने आया हूँ, मैं विलन कैसे? 100% वो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्रे शेड में एक मज़ा भी होता है। I mean, मेरा मानना है कि जैसे धड़कन का देव कुछ की नज़र विलन पर जाओ तो उसके पास वजह है। मेरे इन माई आइज वो कभी विलन था ही नहीं। मैं जब सुन रहा था, अवार्ड दिया गया क्योंकि किसी और को एडजस्ट करना था, तो मेरे को विलन का अवार्ड दिया गया, लेकिन क्योंकि वो कैटेगरी में कहीं ना कहीं डालना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या होती हैं? कि अरे ये आया हुआ है, इसको अवार्ड देना है, इसको भी अवार्ड देना। अवार्ड्स तो वैसे ही हो गए हैं अभी कि जो प्रेजेंट है उसको अवार्ड है, जो प्रेजेंट नहीं है द अवार्ड डजंट गो, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क्स को भी चलना है, सबको चलना है, तो वैसे ही चलाते हैं। तो मैं नेगेटिव कैसे था? मैं अंजलि से बेहद प्यार करता था, अंजलि मुझसे प्यार करती थी। पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैं बोला ठीक है, आपको तकलीफ़ है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कमा के आऊँगा। लेकिन अंजलि कहीं और चला जाते। और हर माँ का बोलना यही होता है कि बेटा मैरी समवन हु लव यू मच मच मोर देन यू वुड एवर लव हिम। दैट इज़ एन आइडियल मैन। एक आइडियल पार्टनर वही होता है। तो मैं तो वही था, तो नेगेटिव कैसे हुआ मैं? क्योंकि एक ऑब्सेशन बन गया बाद में। लेकिन एंड में भी जब वो बोलती है कि नहीं रे, मैं किसी की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो छोड़ देता वो। ही लीव्स दैट ऑब्सेशन। तो ही कैनॉट बी रॉन्ग। 90% ऑफ इंडिया इज लाइक दैट। तो मेरा मानना है मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं हूँ ना बेबी। मेरा मानना था, ऑफ कोर्स फ्रॉम अ ओवरऑल पर्सपेक्टिव वो गलत था, लेकिन किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से आई फेल्ट नहीं यार, ही हैज़ अ हार्ट, ही हैज़ अ सोल। और एक्शन से कॉमेडी की तरफ जो ड्रिफ्ट हुआ, वो गोपी किशन, वो मैं अपने दोस्तों से पूछोगे तो बोलेंगे 100% कॉमेडियन है, हंसाता ही रहता है सबको, और तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं कॉमेडी फिल्में करूं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। कोई ऑफर नहीं करता था? नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते नहीं थे ना। बॉडी नहीं दिखती, फाइट नहीं था, और बारिश का एक सीक्वेंस नहीं था, तो फिल्में नहीं बिकती थी। डिस्ट्रीब्यूटर आके बोलते थे कि 2 एक्शन डाल दो यार इसमें, तब जाके फिल्म चलेगी, नहीं तो बिहार में, यूपी में, इधर उधर फिल्म चलेगी नहीं। बहन को तकलीफ़ देना वो ज़रूरी था ताकि जाके बदला ले सके। तो ये कुछ चीज़ें थी फॉर्मूला में, वो स्प्रिंकल्ड रहता था। इट वाज लाइक सॉल्ट एंड द अदर एसेंशियल्स इन फूड। तो फिर मुझे एक मौका मिला था गोपी किशन करने का, जहाँ गोपी को किशन बैलेंस कर देता था, डिस्ट्रीब्यूटर को किशन संभाल लेता था, और ऑडियंस को गोपी ने संभाल लिया। तो तब वहाँ से मेरी जर्नी कॉमेडी की शुरू हुई, एंड प्रियन केम टू मी फर्स्ट विथ हेरा फेरी। और प्रियन जी को पता था कि मुझे लेना है 2 एक्शन हीरो जिनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे तोड़नी है, और परेश रावल जो नेगेटिव प्ले करते थे, जो ब्रिलियंट एक्टर है, जिनको बाबू भाई प्ले करे। एक्साइटमेंट ऑडियंस की यही थी कि ये बाबू भाई ये 2 एक्शन हीरो को कैसे कंट्रोल कर रहे, क्योंकि एक इमेज लेके जाते ना। आज आप ब्रूसली की सोचते हो तो आपको लगता है इसको कोई टच नहीं करता है, रैम्बो कौन उससे लड़ने जाएगा। तो वो जो टूटा, दैट ब्रॉट आउट दैट। बट उसके बावजूद हेरा फेरी जितनी अच्छी मेरी एक फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, सैटेलाइट में बहुत चली, ये तेरा घर ही मेरा घर, माय एब्सोल्यूट फेवरेट फिल्म। क्योंकि आप और महिमा चौधरी थे शायद? मैं, महिमा चौधरी, परेश जी, सौरभ शुक्ला। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, क्योंकि वहाँ इट वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ माई पर्सनैलिटी, और शोल्डर गिराना, वो बॉडी लैंग्वेज, वो डर भी, घर भी चाहिए लेकिन टेंशन भी है। दोस्त के पास जाता है, पुलिस वाले के पास, दोस्त उसके प्यार में गिर जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो थी बहुत ही खूबसूरत। ये बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है कि आपसे पहले इस कुर्सी पे परेश रावल जी बैठे थे। अच्छा जी,
तो पिछले मतलब लास्ट जो एपिसोड हमने लास्ट टू लास्ट रिलीज किया वो ओके, परेश जी का था। वन ऑफ माय फेवरेट्स और बहुत ही खास दोस्त भी। तो क्या अपडेट है हमारे पास हेरा फेरी के सीक्वल का? पता नहीं, मैं अभी पढ़ा कि परेश जी नहीं कर रहे और मेरी बात नहीं हुई, मैं इसमें बिजी रहा हूँ। तो अभी आई थिंक 24 के बाद जाके बैठ के समझूंगा कि क्या हुआ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ ट्रैक पे था। अच्छा, पहले कर रहे थे आप, अक्षय और हाँ, तीनों। प्रियन सर, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन, लेजेंडरी एंड कास्ट इज बैक, प्रोड्यूस्ड बाय फिरोज नादियाद वाला, प्रेजेंटेड बाय, पता नहीं क्या हो। क्योंकि हम किसी और को बाबू भैया के तौर पे एज अ नहीं व्यूअर वी कैन नॉट इमेजिन, बट आई डोंट थिंक वी कैन इमेजिन विद इन एनी ऑफ द कैरेक्टर्स। राजू अक्षय के अलावा कोई प्ले नहीं कर सकता, और वैसे ही श्याम मेरे अलावा कोई प्ले ही नहीं कर सकता, वो फिट ही नहीं बैठेगा। और बाबू भैया के बगैर तो आप सोच भी नहीं सकते हो। 1% चांस होगा कि श्याम और राजू के बिना आप चला लोगे, लेकिन बाबू भाई के बिना इम्पॉसिबल, कभी नहीं। जब शूट कर रहे थे फिल्म तब कुछ ऐसे लग रहा था आपको कि बहुत चलेगी है? हाँ, मजे आ रहे थे, बहुत मजे आ रहे थे। और तीनों जन को प्रियन सर भी स्टूडेंट्स और बच्चों जैसे ट्रीट करते थे। एक बार रेडी हो गए, आके कपड़ों को मैला कर देंगे और क्रश कर देंगे, और दोपहर को बोलते थे पेपर लगा और सो जाओ। हम लोग तीनों जन पेपर रूम में डाल के अंधेरा लाइट बंद करके वो हमको लिटा देते थे। मस्ती चलती थी तीनों के बीच में, लेकिन हम उतने सिंसियर थे, उस हद तक सिंसियर। कहाँ शूट कर रहे थे? चेन्नई में स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, 90% उधर ही शूट किया हमने। तो वैसा था, क्योंकि रिफ्यूज़ करते थे कि वो आप अपने कपड़े को आयन और इस्त्री करोगे नहीं, आप मेकअप एक बार लगा दिए उसको फिर वाइप करके छोड़ देना, वैसी फिल्म बनी है वो। और प्रियन सर को पता है कहीं कहाँ कट करना है। कभी कभी ये एक्टर को लगता है मैं और दूँ ना, इसे नो कट, नो आई डोंट वांट इट। ब्रिलियंट, जीनियस, एब्सोल्यूट जीनियस। ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आपके और अक्षय की मीडिया प्रोड्यूस राइवलरी की बात कर रहे थे। आप लोगों की पहली मुलाकात कब हुई? सेट्स ऑफ वक्त हमारा, जब मैं वक्त हमारा मैंने साइन की, और मेरा ये था, मुझे आज भी याद है अक्षय और मेरी फर्स्ट मीटिंग, जहाँ मैंने अक्षय से ये कहा था कि यार आई हैड लॉस्ट माई कज़न ब्रदर 3 or 4 years बैक इन एन एक्सीडेंट। हूबहू अक्षय जैसा, लैंकी, उल्लास, वाओ उल्लास। तो उसके बाद तो पहली बार जब मैंने देखा तो अक्षय से यही कहा था, और आज तक मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे उल्लास दिखाई देता उसमें, और अक्षय के पिताजी मुझे मिले थे तभी फर्स्ट टाइम, और एब्सोल्यूट कंफर्टेबल। काम के मामले में हम लोग हमेशा कंफर्टेबल रहते थे एक दूसरे से, लेकिन मीडिया राइवलरी बहुत थी। तो कभी कभार आपको लगता है कि 10 बार सुनने के बाद कि ये सच तो नहीं है, कहाँ ये हो तो नहीं रहा है ऐसे, लेकिन नहीं, आज तक वो दोस्ती रही है और वो रिलेशनशिप रहा है। और अभी भी हमने शूटिंग की थी प्रोमो की, हेरा फेरी 3 की, परेश, अक्षय और मैं। ऐसे कभी प्रोमो भी शूट हो गया था आप लोगों का? हाँ, ऐसे लगा ही नहीं कि 25 साल के बाद हम तीनों हेरा फेरी प्रियन के साथ वापस कर रहे थे। That was the continuity, that is the understanding. Give and take इतना कमाल का है, that is unbelievable. That's why I'm in a state of shock जब परेश जी ने खुद डाला हुआ है ये कि मैं नहीं कर रहा हूँ for whatever reasons. तो अच्छा शॉक, क्योंकि सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यही थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अक्षय के लिए, परेश के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए, उनके लोगों के लिए, हमारे फैंस के लिए। मेरे बच्चे तो आई थिंक आहान बाहर था, तो आहान ने आज मुझे वो कटिंग भेजा और बोले पापा व्हाट हैपेंड, व्हाई, एक फिल्म जिसका मैंने बिल्कुल इंट्रो में जिक्र किया, कृष्णा, उसका एक गाना जब हम लोग देखते हैं, झांझरिया, रेत पे इतने सारे लोग हैं, तो कैसे शूट हुआ? वो तो बड़ा असंभव सा दिखता है। हाँ, लेकिन बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव गाना था उस टाइम का। एंड मैं एक नॉन डांसर और नॉन म्यूजिकल एक्टर के ऊपर प्रवीण भाई ने, टाइम वीडियो ने इतनी पैसे खर्चा की थी कि शायद उस बजट में एक फिल्म बन जाती उस वक्त। तो वो स्केल था, और तब
इफेक्ट्स तो थे नहीं। सैकड़ों, मतलब वो तो कितने लोग रेत के ढुओं पे दिख रहे हैं। हाँ, चीनी प्रकाश जी के इससे तो और दिन भी आई थिंक 10-11 दिन लगे होंगे उस गाने के लिए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इतना टाइम लगता था। जब तक लेयरिंग हो जाता था, तब तक हम ड्यून्स में चढ़ते थे, तो सुबह सुबह ट्रैक जैसा ही था वहाँ जाना और शूट करना। डांस का ये क्या चक्कर है? खूब सुना होगा आपने तो। पता नहीं, लेकिन क्या है ना, कहीं नहीं, आज भी आप मानोगे नहीं, मुझे बीट सुनाई नहीं देते गाने में। ऐसे बैठो तो गाने में बीट सुनाई देंगे, लेकिन जैसे ही डांस के फ्लोर पे उतरता हूँ तो आई थिंक हार्ट बीट इतना फास्ट हो जाता है कि ये बीट मैं भूल जाता हूँ। एंड आई एम नॉट किडिंग। ये लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही बोल रहे, मुझे बीट का नॉलेज ही नहीं है। तो मेरी डांसिंग ऐसे लेफ्ट राइट देख के, अच्छा इसका पैर चल रहा है, साथ में चला देता हूँ और मैच करता हूँ। आप और संजय दत्त कभी इस बारे में बात करते हैं आपस में, या सनी लेवल? क्यों, संजय दत्त तो फिर भी ठीक है, सनी और मैं हमेशा बात करते हैं। दत्त तो फिर भी मैनेज कर लेता है। हाँ। लेकिन सनी और मैं, आई डोंट नो, आई थिंक सनी बा का भी यही इश्यू है। एज ए टीनेजर आपने कभी डांस नहीं किया? डांस, वो क्लब में डांस करना और इधर डांस करना, अपने बीट पे अपने हिसाब से चल जाता है। हाँ। ये किसी की कोरियोग्राफी में डांस करना बहुत मुश्किल है, और लोगों के साथ डांस करना। अकेले डांस करना है तो निकल भी जाऊँ कि गलती कर लूँ, किसी को पता नहीं कि मूवमेंट क्या है। लेकिन ये साथ डांस करना, फिर लोग, और प्रॉब्लम क्या हो गया था, कॉन्शियस भी हो गया था, और लोगों को भी ऐसे लगता कि मैं और आप डांस कर रहे हैं। हाँ। गलती आपकी है, लेकिन लोग समझते थे मेरी ही गलती है। सर आपकी जो और बहुत बार, 1-2 बार ऐसे हुआ भी है, तो मैं बोला चलो ठीक है, देखो हीरोइन बैठी है ना, देखो अभी कोरियोग्राफर देखो क्या है। हाँ सर, यू आर राइट सर, लेकिन ब्लेम कम्स ऑन मी ओनली। तो हीरोइन सब निकल जाते थे उनके चक्कर में, वन मो मेरे चक्कर में हो जाता था फिर, क्योंकि लोगों को भी लगता है, कैमरामैन को भी लगता है सर आप ही की गलती होगी यार, वो लोग थोड़ी कर सकते, आप ही गलती कर सकते। हम लोग देख रहे हैं वो सब हेलमेट पहने, वो लड़की, शहर की लड़की, और एकदम बिल्कुल एक्सरसाइज। शहर की लड़की। तो सनी देओल क्या बोलते हैं डांस जोक्स को लेके? सनी बा और मैं डांस डिस्कस ही नहीं करते, हम लोग ऐसे करने के लिए भी बिलीव इन दैट। और वैसे ही हम कोरियोग्राफर को, फिर एक बार सीनियरिटी आ जाती है ना, फिर आप कोरियोग्राफर को बुली कर सकते हो। नया कोरियोग्राफर को ले लिया और बोले भाई ये स्टेप्स दे देना, यू डोंट वांट टू लुक बैड, आई डोंट वांट टू लुक वर्स। तो वो एडजस्टमेंट में काम हो जाता। अच्छा, आपने बहुत तरह की फिल्में की, एक फिल्म है जो बड़ी अलग सी दिखती है इन सबके बीच, हुतूतू जी, गुलजार साहब के साथ, वो कैसा तजुर्बा था? Unbelievable experience. One of the finest human beings, writers, directors, one of the softest. और वहाँ से कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी भी मिली कि यार गुलजार साहब की फिल्म की इसने, पॉलिटिकल थ्रिलर, तो बहुत 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 अच्छा, म्यूजिक भी बहुत अच्छा, लिरिक्स बहुत अच्छे, पूछे भी थे आपके? जी, तो सब टोटल गुलजार साहब के थे, गुलजार साहब के गाइडेंस में, और जो उन्होंने कहा वैसे ही मैंने फॉलो किया। और थोड़ी लिंप भी थी उसमें, तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए वो जो पोलियो का जो ये था लेग का, वो कास्ट मैंने बांध दिया ताकि कहीं भी वो गड़बड़ ना हो और परफेक्ट लगे। तो क्योंकि जब वैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं हम, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं यार, यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट। जी, हमने फिल्मों के बारे में काफ़ी बात कर ली वक्त की पाबंदी के साथ। मैं अब चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप मुझे माना की फैमिली, उनका NGO और वो जो कमाठीपुरा वाला केस था उसके बारे में बताएं। देखिए, माना की फैमिली आई थिंक ऐसी फैमिली जो हाई अचीवर्स है लेकिन बोलते कभी कुछ नहीं है, यू नो। तो आई थिंक वो इम्प्रेशन भी मुझ पे बहुत पड़ा, खास करके माँ का, विप्ला जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया थी कि द आर्ट ऑफ गिविंग इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। उनकी NGO की जब शुरुआत हुई थी, आई थिंक फर्स्ट ईयर में मेरा उनसे मिलना हुआ है। सेव द चिल्ड्रन इंडिया तभी शुरू हुआ था, आज विप्ला फाउंडेशन के नाम से चलता है। लेकिन उन्होंने हमेशा बच्चों के लिए और ख़ास करके यंग लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और वो काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे थे कि ट्रैफिकिंग से लड़कियां जाती कहाँ पर है। तो
उनके इंफॉर्मेशन और इसके मुताबिक दे रियलाइज़ कि कामाटीपुरा में 300-400 लड़कियां हैं जो नेपाल और अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से वहाँ फोर्स्ड सेक्स वर्कर्स के जैसे काम कर रहे हैं। रिसर्च के बाद एक दिन वो मेरे पास आई और बोले कि बेटा ऐसे ऐसे है और ये एक अपॉर्चुनिटी है हमें कुछ कर दिखाने का। ऐसे मॉम दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब क्योंकि अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें लोग इन्वॉल्व है। बट शी सेड नहीं, मेरे साथ पुलिस और सारे लोग हैं और एक कोविड ऑपरेशन में ये काम हो सकता है। ऐसे माँ आप जैसे बोलो। तो इट वॉज हर एफर्ट, दी NGO's एफर्ट। क्या हो जाता है ना, क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हम छोटा भी काम कर लेते तो लोगों को दूसरा नाम याद नहीं रहे। जैसे कि वो जो लड़की थी जिसने ये एपिसोड के बारे में कहा, उसे सुनील शेट्टी याद था क्योंकि सुनील शेट्टी एक एक्टर था, लेकिन वो सारे लोग उस लोगों का नाम भूल गई वो जो एक्चुअली इस ऑपरेशन का हिस्सा You're talking about that documentary, The Forgotten Ones. Yes. She didn't mention the names of this. So there were a whole lot of NGOs in her, and an operation where 200-300 cops went in, got the girls out, moved them into different cars and took them out. उसमें से 186 बच्चियां थी जो नेपाल से थी। उन नेपाली बच्चियों को हम लोग ने डिसाइड कर दिया कि एयरपोर्ट लेके जाएंगे और फ्लाइट में निकाल डालेंगे। दैट टाइम नरेश गोयल जी, जेट एयरवेज, लॉट हैपेंड विद जेट, लेकिन माई रिस्पेक्ट फॉर जेट एंड नरेश जी विल ऑलवेज बी हियर, क्योंकि नरेश जी ने कहा था कि डोंट वरी, फ्लाइट हमारा अरेंज हो जाएगा, मैं सब परमिशन निकाल लूँगा, इट विल गो इंटरनेशनल बट वील ड्रॉप द गर्ल्स। तो नरेश जी केम फॉरवर्ड ऑल्सो और ये बच्चियों को मौका मिला टू गेट देम आउट। अभी वहाँ जाने के बाद 90% लड़कियों को उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि वो स्टिग्मा से जुड़े हुए थे। वहाँ तब जाके द लेडी हु वाज देयर इन दैट started her own NGO to help, and then eventually became one of UN's most recognized NGOs. और उसने एक दिन आई थी BBC के कुछ इंटरव्यू के लिए और मुझसे कहा कि BBC wants to do an interview about something. तो मुझे पता नहीं ये था, मुझे लगा था कि मेरे फिल्मों के बारे में या इसके बारे में हो, लेकिन ये था ये किस्सा। और जब वो मुझसे, she was the anchor there and she said कि सर आप मुझे पहचानोगे नहीं, लेकिन I said yeah, you're from this NGO, UN's most recognized. इसे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं वो एक लड़की हूँ जिसको आपने बचाया था, जिसे आप निकाल के वहाँ से लेकर गए थे। तो आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि अगर ऐसी बच्चियाँ विद ऑल दैट देव गॉन थ्रू इन देयर लाइफ निकल कर आके दूसरों के बारे में सोच सके, इट्स द नेक्स्ट लेवल। तो कहानी वो थी। तो इसीलिए कुछ लोग आए थे कि हमें इसके बारे में सीरीज़ बनानी है, ये बनानी है। इससे आप ज़रूर बनाइए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, लेकिन ये होगा तो उन NGOs के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, उस विप्ला जी के आंखों के थ्रू होगा जिन्होंने ये काम किया। वी वर द एंड वेयर वी हेल्प्ड। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हुई उधर, अंडरवर्ल्ड, थ्रेटन, धमकियाँ, वो सब हुई, लेकिन मुंबई पुलिस हमारे साथ थी, दुनिया हमारे साथ थी, तो दे कुडंट डू मच। बट दैट वाज विप्ला कादरी who taught me that from what you get you make a living, but from what you give you can make a life, and it's never money. हमेशा पैसे नहीं होता, supporting someone, giving someone time at the right time, that one phone call. आजकल हम लोग मैसेज भेज देते हैं, लेकिन एक टोन, अगर मैं आपको फ़ोन करके एक बार विश कर लूँ तो वो चीज़ें आप कभी भूलते नहीं। पहले तो हम घर जाया करते थे लोगों को विश करने, देखने, ह्यूमन टच इज़ गॉन, शादी का कार्ड देने। अब हमने ईमेल पे मैं भेज रहा हूँ प्लीज़ कम, इनवाइट भेज रहा हूँ। तो आई थिंक वो ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट मॉम टॉट मी, बिकॉज द डे आई रिमेंबर द डे मॉम डाइड, पास्ड अवे, it always happens, okay, क्या है, even her own jewelry, there was nothing. She had sold everything for the children. There's some people that have taught me so much in my life, it's unbelievable.
and without teaching you. Through It's their actions. Through their action. And it's always that. हमेशा वैसा ही होता है कि मैं आपके एक्शन से प्रभावित होऊंगा. आप जो करते, बच्चे भी वैसे ही है. जब बच्चे भी माँ बाप का एक्शन देखकर ही सीखते हैं. हमारे बोलने से वो कुछ नहीं सीखेंगे. आप 10 बार कुछ भी बोलो नहीं, लेकिन एक आंख उनकी ऐसी ही रहती है कि मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं घर में और कैसे हैं. तो दैट इज द ब्यूटी. उनका क्या इंप्रेशन था इफ्तिकार कादरी साहब का? हाउ वाज ही एज अ Unbelievable man. very renowned architect, huh? Not only renowned architect, a very learned man, and I mean unbelievable जो उनके बच्चों के साथ, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जो उनका बर्ताव है. I mean उनको देख के लगता है that this is a perfect man, you know, absolutely perfect man. After achieving so much, every little place we go to, I said, Dad, this building, I love this building. Yeah, I had done it in this. And as a traveler, he picked it up through traveling, his ideas, his knowledge. He said, यार स्कूल का नॉलेज तो है ही, लेकिन ट्रैवलिंग की जो नॉलेज है, Yes. what you learn about people, about culture, about structures is from there. तो उनको माना ने बताया था आपके बारे में? हाउ डिड ही डिस्कवर? माना ने माँ को बताया था और माँ ने उन्हें बताया था, बट दे वर ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. माई मदर इन लॉ ट्रीटेड मी, अगर माना घर की बिटिया थी तो मैं घर का बेटा था. दैट्स हाउ इट शुड बी. Yeah. ब्यूटीफुल, नाइस, लवली. एक आखिरी सवाल, फिर हम ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन लेंगे. बीच में आपने 4-5 साल लगभग बिल्कुल भी काम नहीं जी किया. जी. दैट वाज अ पीरियड जहाँ काम भी अच्छा नहीं आ रहा था और गलती मेरी थी. आई वुड लाइक टू रिफ्रेज माई क्वेश्चन एक्चुअली, अन्ना. जहाँ 4-5 साल आपने फिल्मों वाला काम नहीं किया, क्योंकि काम तो आपके बिजनेस और भी हैं बहुत सारे. जी जी. हाँ, लेकिन क्या था, मैंने बिजनेस पे भी कंट्रोल तब ले आया था, क्योंकि वो 4-5 साल मेरे जो पिताजी के साथ जो गुजरा था, दोज आर द बेस्ट 4-5 years ऑफ माई लाइफ. यू नो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि और एक बाप का और बेटे के बीच में एक फिजिकल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, टच होना बहुत ज़रूरी है, हग करना बहुत ज़रूरी है. हम कभी करते नहीं, पता नहीं क्या है. स्टिफनेस है, प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा कभी गले नहीं लगाते हैं. नहीं, कभी नहीं लगाते. और अगर वो हम कर पाए ना, दैट एंटायर रिलेशनशिप विल चेंज. और वो मैंने 4-5 साल में मैं आता था तो पिताजी ऐसे करके ऐसे करते थे कि किस करो, जिन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग विथ हिम ऑल्सो, यू नो. और वो बॉन्ड जो था कमाल का था. एंड इट वाज सो फनी. जो 3-4 साल मैं काम कर रहा था मैं इन द बिगनिंग, लेकिन इरिटेट बहुत हो जाता था, क्योंकि 7-7:30 बजे शाम को सो जाते थे, क्योंकि वॉज पैरालाइज्ड एज लाइंग. तो अगर 6 बजे पैकअप नहीं होता, मैं इरिटेट हो जाता था, क्योंकि वो सो जाएंगे अभी ये. तो वो गुस्सा में यहाँ निकालने लग गया. तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे काम ही नहीं करना. मैं उन्हीं के साथ बैठूंगा, उन्हीं के इर्द गिर्द रहूँगा. जो भी काम होगा तो घर में ही होगा बाहर, और इधर जब वो सोएंगे तो मैं अपना जो बाकी काम है कर लूँगा. So then I started spending time with him. So right from, if it was feeding him or doing anything for him, physio करना, उनको बाहर लेके आके चलाना या ये करना, वो एक unbelievable एक बॉन्ड बन गई हम दोनों के बीच में. और इसलिए मैं अब बार और मेरी कोशिश हमेशा ये थी कि आहान के साथ मैं हमेशा, आज भी आहान और मैं वैसे ही फिजिकल है, और जानबूझ के ये है. वो भी आज भी अगर लेटा है बिस्तर पे और मैं सुबह उसे उठाने जाऊं कि बाबा कम लेट्स गो, वो ऐसे चादर उठा लेगा कि कम फर्स्ट यू लाई डाउन. तो दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ये अब हमारे डीएनए में है दोनों का, यू नो. एंड दैट्स व्हाई आई से, बिकॉज द फादर डज सो मच. आई मीन मदर को तो आप कभी ज़िंदगी में टच ही नहीं कर सकते, जो एक माँ राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ फर्स्ट चाइल्ड टू अभी तक जो वो करती है. लेकिन पिताजी भी बहुत कुछ करते हैं. और एक फिजिकल होना, बाप बेटियाँ होती है, क्योंकि बेटियाँ तो कंट्रोल ही करती है, लेकिन बेटों का फिजिकल होना बहुत ज़रूरी है. गेम चेंजर है ये, घर में गेम चेंजर है और लाइफ का गेम चेंजर. यू मिस देम ओनली आफ्टर दे गो. देखो, मुझे ऐसे करना चाहिए था यार, आई शुड हैव शेयर्ड अ फिजिकल रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत कुछ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे देता उनको. यस.
फ्लोर इज ओपन नाउ। हाय सुनील सर। Hi, hi. माय नेम इज़ खुशी। सर मुझे ये पूछना था कि वेलकम कैसे हुई, मतलब वेलकम में जो आपका किरदार था, बहुत छोटा सा जो कैमियो था, वो आपको मतलब कैसे सर ने अप्रोच किया? अनीस भाई और साजिद भाई, फिरोज़ भाई के साथ मैंने हेरा फेरी, आवारा पागल, दीवाना, बहुत सारी फिल्में की थी। और जब उन्होंने वेलकम डिज़ाइन किया तो उन्हें लगा कि यार सुनील मेरे हर पिक्चर में, ये पिक्चर में नहीं है, तो एक छोटा सा कैमियो, और शेट्टी, उदय शेट्टी का भाई शेट्टी करके वो लेकर आए थे। लेकिन अब ये हुआ है कि वेलकम टू द जंगल में मैं वापस एक बड़ा किरदार है मेरा और एक्साइटिंग किरदार है। आई लव द वे द फिल्म इज़ बीइंग शॉट। ओके, थैंक यू। एक बार सर सलमान सर एक शो को होस्ट कर रहे थे जिसमें आपकी वाइफ और आपके सन थे, तो उन्होंने बोला था कि एक बार वो आईफा का शो जी था, हाँ। तो उसमें वो उन्होंने बताया था कि एक बार वो आपकी शॉप पे कहीं गए थे, कुछ लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने उसको आपने डबल दिया था और उनकी आंखों में उस समय आंसू थे, तो आपके बच्चे ने उन्हें गले लगाया था। तो आप अपनी और सलमान सर के बारे में जो आपकी मतलब जो संबंध है आपस उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सलमान के बारे में ना, मोस्ट अंडरस्टूड ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट, आई विल से। उनको अगर 2 वर्ड में मैं समझाऊँ आपको, एक होता है ह्यूमन बीइंग और एक होता है बीइंग ह्यूमन। सलमान खान वो है। ही इज़ दैट, एवरी एक्ट ऑफ हिज इज ऑफ अ ह्यूमन ऑफ अनदर लेवल। मेरा उनका बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। रोज़ मिलते नहीं है बट स्टिल लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। मेरा सवाल भी सलमान से रिलेटेड ही है। उन पे ऐसा चलता है, उनके बारे में बोला जाता है कि मतलब उनकी फिल्में इसलिए नहीं चल रही हैं पिछले कुछ टाइम से क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो उनकी इनर सर्कल के लोग हैं। मतलब अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे एक्टर्स के साथ काम नहीं करते हैं, इनर सर्कल के जो लोग हैं उनके साथ काम करते हैं। सो उनकी फिल्में नहीं चलती है, यानी 200 करोड़ उनकी फ्लॉप फिल्म के बारे में बात करते हैं हम, जबकि बाकी आधी इंडस्ट्री की वो हिट नहीं, सुपर डुपर हिट फिल्मों की बात करते हैं। समटाइम्स यू गो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स, कहीं ना कहीं वो होगा, और वो करते भी है तो दिल से काम करते हैं। तो जिस दिन सलमान भाई की सही सब्जेक्ट आ जाएगी, इट विल वर्क लाइक मैजिक। सो यू नो द थिंग इज़, नहीं चलती बोलना कि साइज़ भी देखना ज़रूरी है कि 200 करोड़ न चलने वाली बात करते हैं हम। ये साल की आप सब हिट फिल्मों का नंबर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इट्स लोअर देन अ सलमान खान फिल्म। आप इंस्टाग्राम या तमाम सोशल मीडिया ऐप चलाते होंगे, आपके सामने केएल राहुल से जुड़े मीम आते हैं क्या, और आते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैं मीम्स को रिएक्ट ऐसे ही करता हूँ जैसे मैं जनरल न्यूज़ पढ़ता हूँ। यू नो, आई डोंट रिएक्ट ओनली। रिएक्ट करने जाएंगे तो इतनी सारी चीज़ों पे रिएक्ट करनी पड़ती है, तो यू डोंट रिएक्ट। लेकिन और डिपेंड्स ऑल्सो कि मीम हंसता हूँ, इफ़ इट्स फ़नी मैं हंसता हूँ, अगर फ़नी है तो वो लोग मुझसे शेयर करते हैं और मैं उनसे शेयर करता हूँ। ऑफकोर्स 100% शेयर करते हैं, और ज़्यादा करके मेरी ही मीम्स आती है, हेरा फेरी और धड़कन। और Who is your favorite cricketer in Indian cricket men's team? See, I'll leave KL out of it, honestly, but because I still believe technically, अगर आप बात करो, he is the best player in the country, and not only in the country, in the world. Otherwise, it is as a cricketer, और जो resilience और जो strength है और जो इंडिया है, वो विराट कोहली है। And as a flawless, I mean, in the sense, super cool and brilliant, great character, and a man I love is Rohit Sharma. इसी कड़ी में गुस्ताखी भरा सवाल है कि केएल राहुल से क्या कभी आपकी संजीव गोयनका को लेकर कोई बात हुई? नहीं, कभी नहीं। देखिए, वो दोनों के आपस में जो हुआ है, वो आई थिंक वो दोनों ही हैंडल करेंगे तो बेटर है। बोथ आर रिस्पेक्टेबल, और केएल के साथ हमेशा यही है, केएल एक ही है, वो ये करेगा और बैट से बल्ला बोलता। हमारे काम में अगर मैं हिट फिल्में नहीं दूँ ना, मैं कितना भी फिल्मों के बारे में बात करूँ या ज्ञान दूँ, इट डजंट मायने नहीं रखता। सर, आप लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हैं और आप इन्वेस्टर भी हैं। अभी पीयूष गोयल का एक इवेंट में उनका कमेंट आया था कि इंडियन स्टार्टअप जो हैं वो सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप्स बना रहे हैं, हम अपने जो बेरोजगार युवा हैं उनको हम डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल्स कर रहे हैं, और चाइना जो है सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहा है। आप पर्सनली स्टार्टअप इकोसिस्टम में जाते हैं, आपको कैसा लग रहा है कि क्या हमारे अंदर कमी है जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और क्या एक्चुअली उनका वो कमेंट ठीक था? देखिए, कमेंट
आई थिंक पीयूष जी ने सिर्फ कहा कि थिंक बिगर। उनका कहना ये नहीं था कि आप छोटे और ये बड़ा है या चाइना बड़ा है या जो भी वो कर रहे हैं। ही ओनली सेड थिंक बिगर एंड लेट्स नॉट पुट every new product into the startup category. It could be a business तो है। अभी देखिए स्टार्टअप्स में भी 2 साल के बाद लोगों को रियलाइजेशन होने लग गया कि हाँ ये बिजनेस करने के लायक प्रोडक्ट है या कॉन्सेप्ट है। यू कांट वेस्ट दैट काइंड ऑफ टाइम। द ओनली थिंग आई ऑनेस्टली फील वी लैक इज आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, पैसा बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बैक एंड गेट्स स्टक। तो उनको ब्रिज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम की ज़रूरत होती है। एडमिन बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं फाउंडर्स के, और पैसे देने वाले पैसे देते हैं लेकिन वो रिकवरी भी मांगते हैं। द मैनेजमेंट इज़ मिसिंग। वी नीड स्ट्रॉन्गर मैनेजमेंट। अब अभी तक का आपका बेस्ट स्टार्टअप जो कोई अच्छा सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रहा हो, जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हो, या फील्ड में भी अगर नाम ना लेना चाहें तो? There is a men's grooming product which was the first time with the beard. बाकी टेक में काफ़ी अभी देखना है कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ पहुँचेंगे, बट दे आर डूइंग वेल। लेकिन मैं भी उनमें से नहीं हूँ जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर कंपनी यूनिकॉर्न बन जाए। ये यूनिकॉर्न के चक्कर में हम मर रहे। जब पिताजी लोग बिजनेस करते थे वो ये देखते थे कि घर चल जाए और रिस्पेक्टफुली हमारा घर चलाए एंड वी गेट इनफ टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली। तो मेरे लिए सक्सेसफुल वो है जो मल्टीप्लाई भी करते और अपने परिवार को और अपने दोस्तों को साथ लेकर भी चलते हैं। थैंक यू अन्ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हमारे उस्ताद जी कहते हैं कि सबसे खूबसूरत मुलाकातें और बातचीतें वो होती हैं जो अधूरी होती हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि कितनी संजीदगी के साथ मिला गया और दोबारा मिलने के लिए कितना ज़्यादा पैशन और कितना ज़्यादा इग्निशन बरकरार है। हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे आपसे बात नहीं कर पाए ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, बिजनेस को लेकर चीज़ें, फैमिली को लेकर, पेरेंटिंग को लेकर। एंड आई होप कि हम जब भी दोबारा मिलेंगे तब इस बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने फिल्म प्रमोशन के टाइम हर सेकंड बहुत कीमती होता है। सारे मीडिया हाउसेस को लगता है कि उनके यहाँ एक्टर्स आए, स्टार्स आए। आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच वॉक द टॉक करने के लिए और दिखाने के लिए कि ज़िंदगी ऐसे भी जी जा सकती है। एब्सोल्युटली। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।